चैट स्क्रीन पे लिख दो बच्चों, आपको नजर आ रही है स्लाइड। सेकेंड्स को मैं बड़ा करूं। प्लीज देखें, मैं स्लाइड को मूव कर रही हूँ। स्लाइड्स आपको सब नजर आ रही हैं? ओके, गुड। ओह, सो फवाद इज ऑनलाइन टाइम पे। कमाल है, सुबह सुबह। एनीवेज, अच्छा जी, चले चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये इंडिविजुअल बिहेवियर का चैप्टर नंबर 13 है। आप स्टूडेंट्स के पास जो है वो जाहिर सी बात है सबके पास डिफरेंट, क्योंकि मैंने जो है वो कोई भी ऐसी आपके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी थी कि एडिशन जो है वो ये वाला हो या वो वाला हो, ठीक है ना। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो है वो ज्यादातर लोगों का क्या हो रहा होगा कि एडिशन वेरी कर रहा होगा, जिसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ चैप्टर के या पेज नंबर कुछ जो है वो थोड़ा वेरी कर रहा है। कंटेंट इज सेम थ्रू आउट द बुक, ठीक है ना। तो कंटेंट कहीं पे भी जो है वो उसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपके बुक के अंदर ये कौन सा चैप्टर है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले भूल जाओ कि स्लाइड्स पे क्या लिखा हुआ है और क्या नहीं लिखा हुआ है। आई ऑलवेज स्टार्ट विद दिस थिंग। आप सबने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा आइसबर्ग का, ठीक है। नाउ व्हाट्स एन आइसबर्ग? आइसबर्ग होती क्या चीज है? ये एक बर्फ का पहाड़ होता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको विजिबल होता है 10 to 20%। 10 to 20% जो है वो पॉसिबल, यानी ये सिर्फ विजिबल होता है। रीजन ये होती है कि ये जितना सिर्फ ऊपर जो है वो अब यानी सी लेवल से ऊपर ये सिर्फ 10 to 20% नजर आ रहा होता है। बाकी जो होता है इसका हिडन एस्पेक्ट होता है, जो कि 80 to 90% होता है, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्यों यहाँ पर रिलेट कर रहे होते हैं? हम यहाँ पर इसको इसलिए रिलेट कर रहे होते हैं कि इंसान के अंदर क्या चल रहा है वो तो हमारी बहुत सारी आदतें होती है, एटीट्यूड्स होते हैं, थिंकिंग प्रोसेस होता है, हमारे वैल्यूज होते हैं, मॉरल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बिहेवियर में सिर्फ उतना ही नजर आ रहा होता है जितना कि वो दिखाना चाह रहा होता है वर्ल्ड को। दिस इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। कोई भी इंडिविजुअल हो, उसके बिहेवियर में आप यही देखिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में जब वो काम कर रहा होता है तो वो सिर्फ 10 से 20% हम उसको जान पाते हैं। उसके अंदर लिटरली क्या चीज चल रही है, उसके वैल्यूज क्या है, वो उसके बिहेवियर से या उसके एटीट्यूड से किसी हद तक तो हमें नजर आ रहा होता है, बट उससे ज्यादा नजर नहीं आ रहा होता है, ठीक है ना। तो उसके रूट वैल्यूज या जो भी मतलब इनसाइड थॉट्स जो हैं, दैट एक्चुअली इज इनविजिबल, इट्स नॉट विजिबल, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बिहेवियर है। अब हर इंडिविजुअल का तरीकेकार बिहेवियर मुख्तलिफ होगा देन दी अदर इंडिविजुअल, ठीक है। यहाँ पर क्या मेरे पास आईटी की हेल्प, एडमिन हेल्प अवेलेबल है? देर आर फ्यू स्टूडेंट्स जो कि मुझे अभी मैसेज कर रहे हैं कि वो क्लास के अंदर जो हैं वो ऑन लॉग इन नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको एक एरर आ रहा है, द होस्ट हैज डिक्लाइंड योर वेबिनार रजिस्ट्रेशन। सो कैन दिस बी टेकन केयर ऑफ? आईटी हेल्प है मेरे पास।
एक मिनट बच्चों, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर दें। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में इंडिविजुअल बिहेवियर कैसे कंट्रीब्यूट करता है। देखिए, हर इंडिविजुअल डिफरेंट लेवल्स के इंडिविजुअल्स होते हैं। दैट इज ऑपरेशनल लेवल के ऊपर लोग काम कर रहे होते हैं, मिड लेवल के ऊपर लोग होते हैं, टॉप मैनेजमेंट के अंदर लोग होते हैं। जैसे मल्टीपल नंबर्स, बंच ऑफ पीपल, ग्रुप्स ऑफ पीपल आर वर्किंग टुगेदर। तो अब इनके बिहेवियर के अंदर ज़ाहिर सी बात है फ़र्क आएगा, ठीक है? मेरा जो है वो मेरी किसी चीज़ के बारे में राय डिफरेंट हो सकती है और आपकी डिफरेंट हो सकती है। ईच वन ऑफ यू विल हैव अ डिफरेंट ओपिनियन एंड परसेप्शन अबाउट द सेम ऑब्जेक्ट। तो अब हमारा जो है वो एक्शंस ऑफ पीपल एट वर्क, ज़ाहिर सी बात है अब हमारा बिहेवियर, हमारी राय मुख्तलिफ है, वो लोगों को कैसे पता चलेगी कि हमारी राय मुख्तलिफ है? ज़ाहिर सी बात है, हमारा उस किसी कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल कोई प्लान ए है, वो प्लान ए मुझे प्रॉफिटेबल लग रहा है, आपको लग रहा है लॉस है, ये एक परसेप्शन हो सकता है। तो अगर मुझे प्रॉफिटेबल लग रहा है तो मैं तो उसको बाय हुक और बाय क्रुक करवाने की कोशिश करूंगी। एक मिनट बच्चों, होल्ड कीजिएगा, आपके एडमिन से कॉल आ रही है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो जो है वो दोबारा लॉग इन कर लें, ठीक है? दोबारा लॉग इन कर ले तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दिस हैज बीन कम्युनिकेटेड टू मी, मैंने ग्रुप पे भी मैसेज कर दिया है। और चलें जी, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट मी जस्ट पुट दिस ऑन साइलेंट, बिकॉज अगर यही चलता रहा सो वी वोंट बी एबल टू कंसंट्रेट एक्चुअली। ठीक है जी। अच्छा जी, तो देखिए, अगर अभी मैं ये बता रही थी आपको कि अगर मैं किसी एक एक्शन प्लान को समझ रही हूँ कि वो प्रॉफिटेबल है, मुझे लग रहा है कि वो एक अच्छी चीज है, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसके उसको जो है प्रमोट करूंगी, ठीक है? मेरे एक्शंस जो होंगे, मैं कन्विंस करने की कोशिश करूंगी दूसरे लोगों को भी, ठीक है? लेकिन अगर आप जो लोग कह रहे होंगे नहीं जी ये प्लान ए जो है वो दैट इज नॉट प्रॉफिटेबल, दैट इज अ टोटल लॉस, वो उसके अगेंस्ट होंगे, तो अब कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाएगा ना। तो मसला सारा ये होता है कि व्हेन मल्टीपल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर वर्किंग टुगेदर, तो ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट के लिए इट बिकम्स रियली चैलेंजिंग एट टाइम्स कि डाइवर्सिफाइड का मतलब होता है वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, जो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, जिनका हुलिया डिफरेंट है, जिनका खाने पीने का स्टाइल डिफरेंट है, जिनकी नेचर डिफरेंट है, जिनके वैल्यूज एंड मॉरल वैल्यूज भी डिफरेंट हो सकते हैं, जिनका रिलीजियस बिलीफ डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना? सो हाउ टू मैनेज देम, ये एक चैलेंजिंग टास्क होता है डाइवर्सिफिकेशन के अंदर। जबकि जितने भी एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पर क्या होता है, डिफरेंट नेशनैलिटीज के लोग काम कर रहे होते हैं, जहां पर क्रिएटिविटी और बहुत सारे फायदे हैं, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, वहां पर ये छोटे-छोटे चैलेंजेस भी आते हैं कि जो चीज़ मेरे नज़रिए में सही है, वो उनके नज़रिए में गलत है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अ, आपने जो है वो पार्टी रखी है, अब उसके अंदर जो है वो कुछ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कुछ कुछ बिलीव्स, कुछ रिलीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पर जो है वो बीफ खाना अलाउड नहीं है। तो अब अगर आपने बीफ की कोई डिश रख दी है, तो दे माइट फील ऑफेंडेड कि हमारे साथ इस तरह से किया गया। तो अब क्या होता है कि इन सबको साथ लेके चलना होता है। तो देयर इज अ वेजिटेरियन सेक्शन, देयर कुड बी सेक्शन फॉर द लेंटिल्स, ठीक है? तो हम पहले से बता देते हैं, क्योंकि देखिए ये सबके लिए है, तो ऐसा मेन्यू होगा जो कि मिक्स होगा। तो उन यानी टेबल्स के ऊपर जो है वो मेंशन्ड होगा वेरी क्लियरली कि किस टेबल के ऊपर क्या चीज मौजूद है, सो दैट यू डोंट एंड अप ईटिंग समथिंग व्हिच इज एक्चुअली नॉट अलाउड फॉर यू, ठीक है? अब बात करते हैं फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। जब इंडिविजुअल बिहेवियर का एटीट्यूड, पर्सनालिटी, परसेप्शन, लर्निंग, मोटिवेशन, ये सारे इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो है वो काम हो रहे होते हैं, और इनके अंदर वन इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के अंदर जो है ना वेरिएशन आता है।
ठीक है, एक इंडिविजुअल के बिहेवियर से दूसरे इंडिविजुअल के बिहेवियर के अंदर डिफरेंस आता है। तो ग्रुप के अंदर नॉर्म्स का मतलब होता है रूल्स सेट करना, रोल्स सेट करने का मतलब होता है किस कौन क्या काम करेगा, और पूरी टीम को एक साथ लेके चलना होता है विदाउट हैविंग एनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये लीडर की जिम्मेदारी हो जाती है। ठीक है, लीडर की जिम्मेदारी होती है कि ग्रुप के अंदर रूल सेट कर दे, तमाम तर इंडिविजुअल्स के रोल सेट कर दे कि कौन इंडिविजुअल जो है वो क्या काम करेगा। ठीक है, और लीडर जो है ही और शी should be a dominant person here, they should play a dominant role, ताकि लोग जो है ना वो उनको कंट्रोल ना कर सकें, रादर लीडर को कंट्रोल अपने पास रखना है, सो दैट ही विल बी इन अ कंट्रोलिंग पोजीशन टू कंट्रोल द टीम। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर जब भी आता है तो कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, चेन ऑफ कमांड की बात होती है। ठीक है, कितने डिपार्टमेंट्स है, किस किस्म का स्ट्रक्चर है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, रिजिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ओपन स्ट्रक्चर, ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है, तो ये सारी चीजें स्ट्रक्चर का पार्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब कल्चर की बात करते हैं, तो कल्चर के अंदर what you believe and how you react, how you behave, what are your moral values, what are the surrounding things going on, किस context के अंदर बात की गई थी, तो ये सारे cultural norms होते हैं। The language you speak is also a part of your culture. बहुत सारे लोग जब इंग्लिश भी बोल रहे होते हैं, yes, that could be a foreign language for them, but क्या होता है कि उनका कल्चर जो है वो उनकी लैंग्वेज के अंदर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। सही है, सो वी नीड टू मैनेज दैट एज वेल एज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसीज होती हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो कैपिंग लगाते हैं, हम कैपिंग ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर लगा रहे होते हैं कि 20% ऑफ द फीमेल्स आर should be hired, as in, like, if you say for the top management position, because yes, that's a fact, थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन हम कर रहे होते हैं जेंडर के ऊपर, बट वो डिपेंड करता होता है किस काम की नौयत, कहाँ पर आपने काम करना है। फॉर एग्जाम्पल लेबर्स के साथ काम करना मिक्स जेंट्री के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो कीपिंग ऑल द कॉन्स्ट्रेंट्स एंड थिंग्स इन माइंड, ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट का जो है उनके बेस उनका काम होता है टू मैनेज ऑल दिस इफेक्टिवली इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आई बिलीव सारे बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया एंड दे हैव ऑल लॉग्ड इन। ठीक है, अभी हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया इंडिविजुअल बिहेवियर का। आप मैच कर लीजिएगा, स्लाइड्स आप सबके पास ऑटोमेटिकली पहले शेयर की जा चुकी हैं, आपके पास ये स्लाइड्स होंगी, आपके पास बुक का मटेरियल भी है, उसके ऊपर से ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप इस लेक्चर को दोबारा सुन सकते हैं, जो पार्ट आपने मिस कर दिया है, हार्डली 5 मिनट्स। ठीक है, तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ये जो आपके जो लास्ट वाला पॉइंट है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का, बेसिकली इफ यू सी, ऑर्गेनाइजेशन किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकती है, उनको प्रिडिक्ट करने के सिचुएशन में होना चाहिए ताकि वो अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर सके, उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जा सके। ठीक है, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, एम्प्लॉय को कहीं कहीं पे एफिशिएंट होना पड़ता है, कहीं कहीं पे इफेक्टिव होना पड़ता है। वर्ड एफिशिएंट का मतलब होता है यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज एंड ट्राइंग टू गिव द मैक्सिमम आउटपुट। ठीक है, यूजिंग मिनिमम इनपुट एंड ट्राइंग टू गिव द मैक्सिमम आउटपुट, तो ये एफिशिएंट लोग होते हैं। इफेक्टिव लोग ये होते हैं कि भाड़ में गया हमारा इनपुट, कोई मसला नहीं है रिसोर्सेज का, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वी नीड टू बी फोकस्ड ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द आउटपुट, कि आउटपुट हमारा अच्छा हो, वो किसी भी वजह से हम उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। दैट इज इफेक्टिवनेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एब्सेंटिज्म, अब एम्प्लॉय जो है वो छुट्टियां करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और फिर उनका काम जो पेंडिंग में जाता है, डिले में जाता है, और जो चीजें हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं वो होने लगता है, प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस के अंदर डिक्लाइन आ जाता है। ठीक है, फिर कुछ एब्सेंट जब होने लगता है ना, एम्प्लॉय छुट्टियां मारने लगता है, तो हमें उस वक्त समझ जाना चाहिए कि अब ये जो है ना कहीं जॉब ढूंढ रहा है या किसी इंटरव्यू पे गया था। ठीक है, पहले तो वो अपनी लीव्स अवेल करेगा, घूम के आएगा, ट्रिप शिप करके आएगा, एंड देन फिर क्या करेगा वो कि अचानक से आके जो है ना वो अपना रेजिग्नेशन सबमिट कराने की कोशिश करेगा। सो दैट इज एक्चुअली नॉट गुड। ये कोई इतनी अच्छी चीज, ये कोई अच्छी चीज जो है वो नहीं है। दिस इज टर्नओवर जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्ट इनकर करता है। ठीक है, कॉस्ट इनकर करता है, तो इसको जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस को डिक्लाइन, यानी बहुत कम परसेंटेज के अंदर
टर्नओवर रेशियो जो है या रेट जो है वो हमारे पास बहुत रिड्यूस्ड होना चाहिए, कम लोग छोड़ के जाएं, क्योंकि इससे ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन भी जो है वो हार्म हो रही होती है कि why are people leaving all of a sudden, what happened. तो this is something, you know, it's a concern for the organization. ठीक है, आगे बात करते हैं। एम्प्लॉय का बिहेवियर जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एम्प्लॉय किसी भी जॉब की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे होते हैं, ठीक है, और एम्प्लॉय बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को प्रमोट कर रहे होते हैं, ठीक है। या तो काम वहाँ स्मूथली होगा, फंक्शनैलिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, या छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएँगे। जब छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइज़ेशन के कल्चर के अंदर ना कुछ इश्यूज़ आ गए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं, जो कि ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए हेल्दी नहीं होते। अब क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो हैं तो इंडिविजुअल, तो बेसिकली हमें ये चेक करना चाहिए कि क्या इंडिविजुअल्स जो भी काम कर रहे हैं, वो अपनी जॉब से मुतमईन भी हैं? और अगर वो मुतमईन नहीं है, तो व्हाट आर द फैक्टर्स कि वो मुतमईन नहीं है? उन्हें पे स्केल प्रॉपर मार्केट कंपैरेटिव नहीं मिल रही है, उन्हें टाइमिंग्स ओवरटाइम करना पड़ रहा है, उसकी अलग पेमेंट नहीं मिल रही है, उनके मैनेजर का बिहेवियर उनके साथ अच्छा नहीं है। तो हमें रीज़न्स मालूम करनी होती है कि भाई अगर ये मुतमईन नहीं है, तो ये गैर मुतमईन क्यों है? क्या वजह है कि ये गैर मुतमईन है? ठीक है? बिकॉज़ अगर वो मुतमईन नहीं है, तो उसका एटीट्यूड कभी भी उसकी जॉब की तरफ अच्छा नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि वर्क प्लेस के ऊपर कुछ मिसबिहेवियर्स होते हैं, ठीक है? अब मिसबिहेवियर का मतलब क्या होता है कि जिस किस्म का बिहेवियर एक्सेप्टेबल है, अब ये अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है, ठीक है? एम्प्लॉयी any intentional employee behavior that has a negative consequences. नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब हो गया कि अब इस किस्म का बिहेवियर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेप्टेबल नहीं है। इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन के ऊपर नेगेटिव इम्प्रेशन क्रिएट हो रहा है, हमारी डिफेमिंग हो रही है कि यहाँ के एम्प्लॉय तो बदतमीज है, यानी कस्टमर से बात करना नहीं आता, तो कस्टमर विल कैरी अ बैड वर्ड ऑफ माउथ इन द मार्केट, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मिसबिहेवियर क्या हो सकते हैं? फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ मिसबिहेवियर। फॉर एग्जांपल डेविएंस। डेविएंस का मतलब होता है जो काम जिस तरीके से करना है उस तरीके से नहीं हो रहा होता है, आप डिविएट कर रहे होते हैं, आप अपने टारगेट को, अपने गोल को छोड़ करके लड़ाइयों में लग जाते हैं, डिविएट कर रहा है, ठीक है, डिविएट कर रहा है। एग्रेशन। एग्रेशन का मतलब क्या है? गुस्सा, ठीक है। आपका जो बिहेवियर था, यू वर वेरी एग्रेसिव, आप लड़ रहे थे, आप लाउड थे, आपने जो लैंग्वेज यूज की वो एक्सेप्टेबल नहीं थी, इनअप्रोप्रिएट थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। एंटी सोशल बिहेवियर। नाउ यू आर अलोफिंग योरसेल्फ। अलोफिंग का मतलब होता है यू आर नॉट सोशलाइजिंग, मिंगलिंग अप विद पीपल। ऐसे लोगों, इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं, देखो, एक होता है इंट्रोवर्ट होना, वो आपकी पर्सनालिटी ट्रेट होता है, उसके अंदर तो प्रॉब्लम नहीं होती है कि आप हर से जो है ना वो हर खुल के बात नहीं करते हैं, मगर आप बात कर रहे होते हैं, यू डोंट ओपन अप योर पर्सनल प्रॉब्लम्स इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड, दैट इज अ रूल, राइट? बट एटलीस्ट आप हाय हेलो सलाम दुआ रखें। ये ना हो कि आप दूसरों को देख करके जो है वो मुंह बना रहे हैं और गलत किस्म की जो है वो बात कर रहे हैं, या आप छत देख रहे हैं, जमीन देख रहे हैं, तो दैट इज एक्चुअली नॉट एक्सेप्टेबल। वायलेंस का मतलब होता है लड़ाई झगड़े, ठीक है। एक मिनट बच्चों, मैं आ रही हूँ, एक सेकंड दे दीजिए। इज एक्चुअली सम
जी, तो वायलेंस का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। जो लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं वो छोटी-छोटी बातों पे जो है वो वायलेट हो जाते हैं। और लाइक हाथ उठा देना इज नॉट समथिंग एक्चुअली एक्सेप्टेबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इवन बैड वर्ड्स यूज करना इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये सारी चीजें जो है वो हम मॉनिटर कर रहे होते हैं, और जो भी इनको हम कहते हैं ये डिसिप्लिनरी इश्यूज हम इनके ऊपर नोट कर रहे होते हैं कि हाँ जी, वार्निंग देते हैं पेरे ओरल। उससे अगर आपका बिहेवियर इंप्रूव नहीं होता है तो फिर जो है वो हम आपको रिटन वार्निंग देते हैं। रिटन वार्निंग से भी आपका बिहेवियर इंप्रूव नहीं हो रहा होता है, स्टिल कंडक्ट इश्यूज होते हैं या मिसबिहेवियर इश्यूज होते हैं, बिहेवियरल इश्यूज, तो हम आपको जो है वो फाइनली वी डोंट हैव एन ऑप्शन। तो पहले तो आपको हम स्वैपिंग करते हैं, टीम्स चेंज करते हैं आपके। ये हो सकता है काम के स्ट्रेस की वजह से आपका बिहेवियर इस तरह से चेंज हो रहा हो, या आप यू नो यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो हम उस चीज को भी चांस लेके देखते हैं। बट अगर कुछ भी वर्क नहीं कर रहा होता है तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो आपको निकाल देते हैं जॉब से। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। उसके बाद हम बात करते हैं कि देयर आर सम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग एम्प्लॉय बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, हर एम्प्लॉय का एटीट्यूड, पर्सनालिटी, परसेप्शन, लर्निंग, दीज आर दी साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स। ठीक है, हर इंडिविजुअल का एटीट्यूड दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट हो सकता है। हर इंडिविजुअल की पर्सनालिटी दूसरे इंडिविजुअल की पर्सनालिटी से डिफरेंट हो सकती है, वेरी करेंगे ये पर्सनालिटीज। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, दीज वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी को, अब ये आप समझ लें कि किसी के लिए जो है वो सैटरडे ऑफ होना इज अ मस्ट। ठीक है, वो कहता है मुझे सैटरडे संडे छुट्टी चाहिए, तो अब उसको ऑल्टरनेट सैटरडे ऑफ दिया जाएगा तो वो चलो फिर भी मैनेजेबल है। कुछ एम्प्लॉयज हैं वो कहते हैं कि जी नहीं, फ्राइडे जो है क्योंकि मुझे नमाज पढ़ने जाना होता है, 2 घंटे की तो वैसे ही ब्रेक होती है, तो आई नीड फ्राइडे एज एन ऑफ डे। ठीक है, कुछ एम्प्लॉयज कहते हैं हमें 2 दिन सैटरडे संडे एक साथ मिल जाए तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है कि 2 दिन की छुट्टी जाएगी, फिर हमारे कुछ काम निमट जाएंगे, हम रेस्ट आराम से कर लेंगे। कुछ एम्प्लॉयज कहते हैं नहीं जी, मुझे एक तो संडे की छुट्टी दे दो और एक ना बीच में वीक में किसी वीकडेज में ऑफ दे दो। तो दिस इज द डिफरेंस इन द एटीट्यूड। अच्छा, अब एटीट्यूड के अंदर डिफरेंस क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द पर्सनालिटी। कुछ जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट मी, I'm very blunt, very dominant sort of a person. ठीक है, बट कुछ एम्प्लॉयज होते हैं वो इतने सोच समझ के बोलते हैं, वो ब्लंट नहीं होते, दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वो बड़ी कैलकुलेटिव बात कर रहे होते, नापी तौली बात कर रहे होते। तो मेरे मुंह से तो अक्सर स्लिप ऑफ टंग भी बहुत सारी चीजें हो जाती है बिकॉज ऑफ माई एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। दैट इज माई पर्सनैलिटी ट्रेट। ठीक है, अब बात करते हैं परसेप्शन। परसेप्शन इज द थिंकिंग प्रोसेस। किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में आप उस ऑब्जेक्ट को या किसी भी एक्शन को देख के आप उसको कैसा मीनिंग दे रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो एम्प्लॉय आपस में लड़ रहे थे एंड वन वाज वेरी एग्रेसिव एंड द अदर वन वाज वेरी काम। लोग इस पूरी चीज को देख के ना ये जज कर रहे होते हैं कि जो चीख रहा था ना वो गलत है। बट मैं हमेशा लॉजिकल और रीजनिंग रैशनल रहने की कोशिश करती हूँ। मैं कहती हूँ अगर वो चीख रहा था तो व्हाई ही वाज एक्चुअली शाउटिंग, व्हाट वाज द रीजन। और जो काम था ना, एक चीज मेरा मानना है, ये मैं समझती हूँ, मेरा परसेप्शन है कि जो झूठे लोग होते हैं ना उनको गुस्सा नहीं आता, वो किसी तरह से ना जलेबी बन के गोल गोल घुमा के ना बात निकल जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट माय ओन परसेप्शन इज, इट कुड बी रॉन्ग। सही है, अब हम बात करते हैं लर्निंग की। लर्निंग की तरफ भी लोगों के एटीट्यूड डिफरेंट होता है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि जी हम जो है वो क्या सीखना, क्या पढ़ना और क्यों ऐसा करना। बट जो है, अच्छा, देयर इज सम प्रॉब्लम स्टिल गोइंग ऑन इन द लॉगिंग इन एंड देयर आर स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली सफरिंग बैडली। सो प्लीज मुझे 1 मिनट दे दें, मैं आपके यहाँ एडमिन पर्सन को जरा सा इन्फॉर्म कर दूं कि देयर आर स्टूडेंट्स स्टिल हैविंग प्रॉब्लम। जी सॉरी शफीक साहब, असल में मैं इन बिटवीन द क्लास ही कॉल कर रही हूँ आपको। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके मैसेजेस आ रहे हैं, वो लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं उनको फिर रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैंने भी साइलेंट पे डाल दिया ताकि मेरी क्लास जो है ना वो जाया ना हो। ठीक है ना, चले, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ जी, सो
अब हम बात करते हैं एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी की। ठीक है, अब एक एम्प्लॉय है वो अपने काम को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए बहुत जरूरी होता है कि जो भी टास्क मुझे दिया जाए मुझे उसको अचीव करना है। ठीक है, तो मैं अपने टास्क को अचीव करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, यस आई हैव अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू ऑल। मैंने जो है वो कल अपनी क्लासेस जो हैं वो शफल करवा ली हैं केएनएस के अंदर, द अदर इंस्टीट्यूट आई वर्क विद। और आपका वेंसडे के दिन भी, यानी कल सुबह भी हमारी 9 to 11 क्लास है। So we will be having classes on Monday, Tuesday and Wednesdays from 9 to 11, 9 to 11, 9 to 11. That will be making it 6 hours a week, ताकि आपका कोर्स भी जल्दी कवर हो जाएगा और हम एक आराम से पेस मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, ये एटीट्यूड है। एटीट्यूड मतलब मुझे ये पता था कि मेरे बहुत सारे बच्चे जो है वो दिसंबर के अंदर पेपर देने के लिए, अटेम्प्ट देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, कल तुम लोगों में से कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन किया था मुझसे, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दूं मैं, क्योंकि हमारे पास यही 1 महीना रह गया है, ताकि उनका कोर्स मैक्सिमम तौर पे कवर हो जाए। इफ दे वांट टू सिट इन द एग्जाम दे कैन, इट्स देयर टोटली देयर ओन डिस्क्रिशन। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। नाउ व्हाट आई डिड, आई वेंट टू द अदर प्लेस, वहां पर मैंने जरा सा शफलिंग वफलिंग की, टाइम वाइम चेंज किया कि भाई ये 2 घंटे जो है ना सुबह वाली क्लास को अगर हम दोपहर में ले जाते तो आई विल बी एबल टू मैनेज माय मॉर्निंग क्लासेस। अब बात करते हैं एब्सेंट होना। मैंने तुम्हें पहले बता दिया है, काम पे दिल नहीं लगेगा, सेटिस्फाई नहीं रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे जहन में ऐसी फीलिंग आ गई है कि आई एम नॉट पेड वेल, मार्केट कंपैरेटिव पैकेज मुझे नहीं मिल रहा, तो तुम छुट्टियां करना शुरू कर दोगे, छुट्टियां करना शुरू कर दोगे, और इन दी एंड तुम क्या करोगे, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाओगे, किसी ऐसी जगह चले जाओगे जहां पर तुम्हें ज्यादा अच्छे पैसे दिए जा रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप का मतलब होता है दीज आर द सीनियर पीपल who actually play a role in setting a culture or the environment. ठीक है, who play a role in setting a culture or environment. Job satisfaction actually plays a very important thing in above all. आप अपने काम से कितना सेटिस्फाइड हो, आप अपनी जॉब से कितना सेटिस्फाइड हो। वर्क प्लेस के अंदर मिसबिहेवियर अभी हम पढ़ चुके हैं। जो मिसबिहेवियर के 4 इश्यूज थे कि आप एग्रेसिव हो जाते हो, आप वायलेंट हो जाते हो, और क्या था, या एग्रेसिव हो जाते हो, वायलेंट हो जाते हो, एंटी सोशल, दूसरों से अपने आप को अलग कर लेते हो, कट जाते हो, और हर वक्त जो है वो काम डेडलाइंस को पूरा नहीं करते हो, डिविएट करने लगते हो। तो दीज आर द 4 सिम्पटम्स ऑफ द वर्क प्लेस बिहेवियर, यू शुड कीप देम इन माइंड। बाकी ऐसी और कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, ये एक एक चीज उन्होंने आपको बता दी है कि एटीट्यूड जो है वो क्या है। एटीट्यूड क्या है, इसको हम इवेलुएट कर सकते हैं, या तो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। फेवरेबल का मतलब एक्सेप्टेबल है या अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, अबाउट ऑब्जेक्ट्स, अबाउट पीपल और अबाउट इवेंट। लोगों कुछ लोगों को मैंने देखा है अजीब सा एटीट्यूड होता है इवेंट पे ना, वो नर्वसनेस के अंदर कुछ अजीब सा एटीट्यूड बिहेवियर कर रहे होते हैं, दे आर एक्चुअली नॉट कंफर्टेबल, या उनके जो बॉडी लैंग्वेज है ना उनके अंदर स्टिफनेस सी आ जाती है, बिकॉज दे आर नॉट एक्चुअली इन फेवर ऑफ द इवेंट, तो वो पार्टिसिपेशन शो नहीं कर रहे होते। दिस इज व्हाट माय ऑब्जर्वेशन इज। ठीक है, एंड इट वेरीज। ठीक है, components of an attitude हम क्या कहते हैं, there are 3 components of an attitude, that is cognitive, affective and behavior. Cognition का मतलब होता है information, where you're actually using your brain. यहाँ पर आप information के ऊपर बेस कर रहे हो, आप advantages disadvantages देख रहे हो, आप logical reasoning देख रहे हो, आप अपना brain use कर रहे हो। affective word निकला है affectionate से, that is related to the feelings. ये इमोशनल फीलिंग्स होती हैं जो कि आपके एटीट्यूड के अंदर होती हैं, और इन दोनों का मिक्सचर आपके बिहेवियर के अंदर नजर आ रहा होता है। अब एक चीज, देयर आर लाइक इंस्टेंसेस इन एवरीवन्स लाइफ वेयर यू हैव टू टेक सम डिसीजन। ठीक है, अब आपने कोई डिसीजन लेना है, तो आपका जो डिसीजन है दैट विल बी बेस्ड ऑन व्हाट योर माइंड इज टेलिंग यू। ठीक है, आपका माइंड आपको क्या कह रहा है, आप उसके ऊपर डिसीजन लोगे, या आपको आपका दिल क्या कह रहा है। अक्सर बहुत सारे डिसीजंस के अंदर आपका दिल और दिमाग जो है वो दोनों आपको अलग अलग बातें कह रहा होता है। अब यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि अपने दिमाग की बात सुनते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो अपने दिल की बात सुनते हैं। देयर इज सम क्वेश्चन, मैम आपने कॉग्निटिव वाले टॉपिक में क्रोकोडाइल वाली एग्जांपल दी थी एक दफा। अरे बेटा जीते रहो, नहीं याद आ गया तुम्हें। हाँ जी, कॉग्निटिव मतलब होता है snakes and crocodiles are dangerous. This is the information you have about about the crocodiles or snakes. ये एग्जाम्पल जो है वो आपके सीए की
कैफ 4 की BMBS की बुक के अंदर लिखी हुई है, एंड दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल एक्चुअली, इससे याद रह जाता है। कॉग्निटिव का मतलब है यू हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रोकोडाइल्स और स्नेक्स दैट दे आर डेंजरस, ठीक है, दे आर पॉइजनस, दे आर डेंजरस। अफेक्टिव के अंदर क्या होगा, यू आर स्केयर्ड, क्या फीलिंग है आपके जहन में, यू आर स्केयर्ड ऑफ क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक्स, बिकॉज आपके पास इंफॉर्मेशन उसके बारे में नेगेटिव है कि दे आर डेंजरस और पॉइजनस। What will be your behavior if you get to see a crocodile or snake? Of course you will run. ठीक है। 9, thanks for the reminder, yeah that was a good example, और इससे बच्चों को आराम से समझ में आ जाता है। बट चलो ठीक है, अच्छा, थैंक यू सो मच। आई एम ग्लैड कि तुम लोग को इतना याद है और तुम लोग यानी ये लेक्चर्स ऑनलाइन सुन रहे हो तो इतना गौर से, एंड इट्स गुड, इट्स अ वेरी गुड थिंग। ठीक है जी, वापस आ जाते हैं। अच्छा जी, जॉब सेटिस्फैक्शन के अंदर जो है वो लेवल ऑफ इनकम अर्न्ड by any type of a job worker does, ठीक है। मेनली जॉब सेटिस्फैक्शन या डिससेटिस्फैक्शन के अंदर ना पे फैक्ट जो फैक्टर होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मजे की बात बताती हूँ, एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आई एम एसोसिएटेड विद सो मेनी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इन कराची, ठीक है, कुछ चार्टर्ड यूनिवर्सिटीज भी हैं, सीए की मार्केट के अंदर भी आई एम देयर एंड आई टीच बिजनेस कम्युनिकेशन as well as fundamental of management as well as writing skills, PCSC का पार्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा चार्टर्ड यूनिवर्सिटीज में, इकरा यूनिवर्सिटी हो गई, डीजे सुपा हो गई, पीएफ कीट हो गया, इनके अंदर डिफरेंट किस्म के कोर्सेज मेरे चलते रहते हैं फ्रॉम द बीबीए लेवल टिल द एमबीए एमफिल लेवल, ठीक है। अब क्या होता है कि एवरी इंस्टीट्यूशन इज पेइंग मी अ डिफरेंट पे स्केल, और हालांकि मैं इस प्रोफेशन को एज अ कमर्शियल प्रोफेशन नहीं ले रही हूँ, बट या पे डज मैटर। जिस इंस्टीट्यूट से जो है वो मुझे बड़ी टाइमली पेमेंट मिल रही है और अच्छी पेमेंट मिल रही है, मार्केट के दूसरे इंस्टीट्यूशंस के मुकाबले में ज्यादा मिल रही है, तो मेरी कमिटमेंट जो है वो उस इंस्टीट्यूशन के साथ ऑटोमेटिकली बढ़ गई है, ठीक है ना। और इससे क्या होता है, बेसिकली कमिटमेंट बढ़ गई है तो इसका मतलब है मेरी परफॉर्मेंस उस इंस्टीट्यूशन के लिए थोड़ा डिफरेंट है, तो मेरी प्रोडक्टिविटी जो है दैट विल बी फेयरली मोर स्ट्रॉन्गर देन द रेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, दूसरी चीज एक और बताना चाहूंगी कि सिर्फ मेरे जैसे इंसान के लिए ना अब करियर के इस लेवल के ऊपर सिर्फ पे इज नॉट द फैक्टर, उसके अलावा मुझे जो है ना आई नीड टू बी गिवन अ फ्रीडम, कि जैसे ये कोर्स मुझे दिया है ना, अब इसमें कोई मुझसे बीच में चूं चरा ना करे कि ये क्या कराया, तो कितने घंटे कवर हुए, तो ये एग्जाम्पल क्यों नहीं दी, तो ये वीडियो क्यों नहीं दिखाई, तो ये सवाल बच्चों को आपने मूवी क्लिप के ऊपर जैसे लिखने का कोई वो मैंने दे दिया, कोई एक सेशन था तो वो मैंने मूवी दिखा दी, तो एक मूवी शो हो गया, तो वो वाई दैट इवेंट टुक प्लेस। तो आई डोंट नाउ एट दिस लेवल ऑफ माय करियर आई डोंट वांट टू बी क्वेश्चनड, तो मुझे थोड़ा सा फ्रीडम भी चाहिए होता है। सिर्फ पे मैटर नहीं करता, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो जॉब सेटिस्फैक्शन और प्रोडक्टिविटी से डायरेक्टली लिंक्ड होता है, लाइक एम्पावरमेंट। जैसे अभी मैंने तुम्हें बोला कि आई डोंट वांट टू बी क्वेश्चनड, मुझसे मुझे कोर्स दे दिया, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कोर्स कैसे कवर कराऊं, ठीक है ना। तो ये एम्पावरमेंट होती है कि एम्प्लॉय को आपने डिसीजन मेकिंग राइट्स दे दी है, मैं डिसीजंस ले लेती हूँ, मैं कोऑर्डिनेट कर लेती हूँ, यस आई कैन कीप यू इन्फॉर्म्ड, आई कैन कीप द मैनेजमेंट और द एडमिन स्टाफ इन्फॉर्म्ड, बट दे कांट जस्ट इन्फ्लुएंस माय डिसीजंस, ठीक है, बिकॉज जो काम कर रहा होता है ना वो बेस्ट डिसीजन मेकर होता है, स्पेसिफिकली फॉर दिस कोर्स कंप्लीशन एंड कोर्स कवरेज ऑफ द थिंग, ठीक है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। जॉब सेटिस्फैक्शन, मैं अब सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो मैं एब्सेंट होना शुरू कर दूंगी, सिक डेज ले लूंगी, कैजुअल लीव्स ले लूंगी, सारे किस्म की लीव्स अवेल करने के बाद भी मैं हाफ डे लगा के चली जाऊंगी, लेट आना शुरू कर दूंगी, एंड in the longer run if I get a better opportunity for sure I'm going to leave, resign from my present position and join another organization, ठीक है, because वो मुझे empowerment भी दे रहे हैं, वो मुझे better market competitive package भी दे रहे हैं, so yes, pay एंड एम्पावरमेंट, दैट इज किस के आपका डिसीजन मेकिंग के अंदर कितना राइट है, ये दोनों चीजें मैटर करती हैं जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए, डायरेक्टली रिलेशनल टू जॉब सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अच्छा जी, जॉब सेटिस्फैक्शन में अगर एक एम्प्लॉय अपनी जॉब से सेटिस्फाइड ही नहीं है, तुम लोगों ने कभी कभी इधर फोन किया के इलेक्ट्रिक के अंदर, जब तुम्हारा अभी तो चले बहुत हालात है,
Now there's a very funny, I mean, I don't want to read it even. There are a few students जिनको login के अंदर problem हो रहा है यार. They are not supposed to contact me, rather because I am not the admin staff here or the IT person here. आपने अपने IT person को अपने campus के अंदर phone करके थोड़े से बात करनी होती है. I don't know how it's working there because I have nothing to do with your login ID or password. Yeah, is it clear to every student? Anyways, I cannot help you at this point of time. आपके पास ये recorded lectures होंगे, आप बाद में check कर लीजिएगा. आपका internet slow होगा या कोई ना कोई problem होगी यकीनन. IT की problems ऐसी होती है, उनको rectify करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है at times. Anyways, वापस आ जाते हैं. तो इसीलिए आपको ये recording की facility दी जा रही है. अगर आपका miss हो रहा है, if you are not able to log in, you can listen to these lectures later on. ठीक है? Lecture कहीं नहीं भागे जा रहे, वो record होके save हो रहे हैं. अच्छा जी, वापस आते हैं. There's one more student who wants to say something. All right. Okay. Acha ji, yes. So I was giving you some examples. See, this is what happens कि जब आप मुझसे foreign से message कर रहे होते हो, तो I just forgot what I was giving you the example about. Job satisfaction and हाँ. अब मैं एक बात करती हूँ. तुम लोगों ने कभी के इलेक्ट्रिक के अंदर फोन किया? यस, तुम लोगों ने के इलेक्ट्रिक के अंदर फोन किया है. तो कभी कभी क्या होता है, अस्सलाम वालेकुम के इलेक्ट्रिक जी, बोले क्या बात है. ठीक है. आपको पता चल रहा है हाउ फ्रस्ट्रेटेड दैट पर्सन इज. अच्छा, अब वो फ्रस्ट्रेटेड क्यों होगा? क्योंकि वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, वो मुतमईन नहीं है जो वो काम कर रहा है. ऊपर से वो इतने सारे कस्टमर्स की 500 कस्टमर्स आर कॉलिंग हिम and he is handling the problems, and the problem is actually not with him or any technical issue, but ये load shedding का normal problems and normal hours है. He cannot help the situation. तो क्या है, क्योंकि वो सिचुएशन का सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहा है, उसके हाथ में तो कुछ नहीं है. ठीक है ना? तो वो क्या कर रहा है, वो जॉब सेटिस्फाइड, अपनी जॉब से सेटिस्फाइड मुतमईन तो वो हो ही नहीं सकता. तो जब वो खुद मुतमईन नहीं है, तो वो अपने कस्टमर्स को कैसे मुतमईन करेगा? Will he even be loyal to the customers? For sure no. ठीक है, वो अपने कस्टमर्स की तरफ लॉयल भी नहीं होगा. A level of job satisfaction for frontline employees is to relate to increase customer satisfaction and loyalty. जबकि frontline customers are actually representing the organization. वो जो frontline call center person बैठा हुआ है के इलेक्ट्रिक के फोन को वो पिक कर रहा है, वो बेसिकली के इलेक्ट्रिक को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब मुझे कैसा महसूस होगा एज अ कस्टमर, इफ आई एम द कस्टमर? हाँ जी बोले, क्या बात है? तो I will have this thing कि यार ये बड़ा aggressive है, इससे तमीज नहीं थी, he did not greeted me well. अब for example, Assalamu alaikum K Electric, this is Sara Sanawalla, how can I help you? Now, you see the tone, the way I greeted you. So इससे क्या होगा, एक बंदे के इंप्रेशन. अब वो बंदा बहुत गुस्से में भी फोन कर रहा होगा ना, शुरू के 5 मिनट गुस्से में बोलता रहेगा. जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन आपको तो पता है कि हम लोग जो है वो शॉर्ट फॉल के अंदर है, क्राइसिस चल रहा है, एनर्जी क्राइसिस चल रहा है. द गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट. हालांकि मुझे पता है मैं भी वही चीज बातें कर रही हूँ, मेरे हाथ में भी कुछ भी नहीं है. ठीक है, मैं उनको यही बोलूंगी कि आपके लोड शेडिंग के आवर्स जो है वो फिक्स्ड है, तो ये तो बेयर करना पड़ेगा. ठीक है, बट आपकी कंप्लेन नंबर मैंने लॉन्च कर दिया है, प्लीज अपना कंप्लेन नंबर जो है वो नोट कर लें, और आपको मैं मैसेज में भी भेज रही हूँ. दिस इज हाउ यू सपोज टू इंटरैक्ट विद द कस्टमर्स. ठीक है, अब एक्शंस टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन फॉर कस्टमर वर्कर्स, यानी अब आपने क्या करना है, किस तरीके से अपनी जॉब सेटिस्फैक्शन को जो है वो बढ़ाना है. फॉर एग्जाम्पल के एम्प्लॉइज के साथ आप बहुत ज्यादा, आप प्लीज ये सारे जो 4 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको 1 मिनट स्किम करो, रीड करो सब. आई वांट ऑल द स्टूडेंट्स टू रीड इट. हायर अनबीट एंड फ्रेंडली एम्प्लॉइज. अनबीट एंड फ्रेंडली एम्प्लॉइज का, अपबीट एंड फ्रेंडली एम्प्लॉइज का मतलब होता है दे आर वेरी एनर्जेटिक. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज के इलेक्ट्रिक.
Sarah Sanala here. How can I help you? You know, the upbeat, the energy level. आपको मैंने मोटिवेशन की डेफिनेशन बताई थी. That is the driving force which drives you towards your goals. And it has 3 components: energize, direction, persistence. तो अपबीट के अंदर देखिए एनर्जी इज समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आपको मोटिवेटेड होने में हेल्प करेगी. एंड यू कैन नेवर बी मोटिवेटेड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड. Friendly employees, like they know, they treat you as a friend, you are comfortable in sharing your problems with them. ठीक है. फिर हम बात करते हैं सुपीरियर रिवॉर्ड, सुपीरियर कस्टमर सर्विसेज. यानी अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो बहुत अच्छे कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कस्टमर्स उसकी तारीफ लिख रहे हैं, और एक एंग्री कस्टमर को उसने बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लिया है और वो एक सेटिस्फाइड हो गया था, इट वाज क्लियर, द प्रॉब्लम वाज क्लियर टू हिम एंड ही accepted whatever the solution was provided to him. So ये क्या है, this is a very good customer services. तो उसको हम reward करेंगे. This is the star of the month because he handled 10 customers in a very nice way. तो जो है वो हम जो है वो उसको रिवॉर्ड कर रहे हैं. अब उसको 10,000 का 5,000 का कैश प्राइज भी दे सकते हैं एज अ रिवॉर्ड. ठीक है. प्रोवाइड अ पॉजिटिव वर्क क्लाइमेट. क्लाइमेट का मतलब होता है एनवायरमेंट क्रिएट करना, कल्चर क्रिएट करना. तो किसी भी काम का एक अच्छा सा एनवायरमेंट होगा ना, क्लाइमेट होगा, तो आपको काम करने में मजा आएगा. जब आपको काम करने में मजा आएगा तो ऑटोमेटिकली दैट विल ऐड वैल्यू इन योर सेटिस्फैक्शन. यूज एटीट्यूड सर्वेज टू ट्रैक एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन. अच्छा जी, अब उनके एटीट्यूड के ऊपर सर्वे करो. सर्वे का मतलब होता है थ्रू ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, थ्रू क्वेश्चन आंसर इंटरव्यू भी कर सकते हैं. तो किसी भी तरह से आप इवैल्यूएट करें कि हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो कितना परसेंटेज सेटिस्फाइड है, और अगर वो डिससेटिस्फाइड है तो व्हाट आर एक्चुअली द कोर रीजंस दैट दे आर डिससेटिस्फाइड. इफ दे आर नॉट हैप्पी, व्हाट आर द रीजंस इफ दे आर नॉट हैप्पी. ठीक है. यू नीड टू फाइंड दैट आउट ताकि उस चीज को हम रिजॉल्व कर सके. रिजॉल्व कर सके, क्यों रिजॉल्व करना या सॉल्व करना जरूरी है, ताकि हमारे कस्टमर जो है वो, हमारे एम्प्लॉइज जो है वो खुश हो जाएं. ठीक है. हमारे एम्प्लॉइज जो वो खुश हो जाए, एम्प्लॉय खुश होगा तो जाहिर सी बात है वो अच्छा काम करेगा, उसकी काम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी. ठीक है. जॉब सेटिस्फैक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर्स, OCB. जॉब satisfaction and organization citizenship behavior. मैंने citizenship behavior पहले भी नाम बताया था. These are the old people who have a very strong relationship with their jobs. और ये पुराने लोग होते हैं जिन जो के कहते हैं कि भाई किसी तरह से आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर या रूल सेट करने में, नॉर्म सेट करने में ना ये शामिल होते हैं, इनका ओपिनियन शामिल होता है. क्या होता है, इंडिविजुअल OCB इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रुप OCB. अच्छा, अब बेसिकली एक इंडिविजुअल अगर कुछ भी सोच रहा है, ग्रुप थिंक होता क्या है, वो यही तो होता है. फॉर एग्जाम्पल, सब लोग लंच पे ऑर्डर कर रहे हैं, सबने जो बिरयानी मंगाई है, अब 2 लोग जो है वो ब्रोस्ट मंगाना चाह रहे थे. ठीक है. लेकिन जब वो ये देखेंगे कि सारे लोगों ने बिरयानी ऑर्डर की है, तो बिरयानी का उनका मूड ना भी हो ना, तो जस्ट टू सपोर्ट द ग्रुप दे विल आल्सो ऑर्डर बिरयानी. इसी तरह से अगर सारे लोग जो है वो किसी प्लान ए को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, उनकी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स प्लान ए है, तो जो 2 प्लान बी के ऊपर थे वो भी अपना ओपिनियन चेंज कर देंगे, एंड दे विल आल्सो सपोर्ट द ग्रुप जस्ट टू थिंक अलाइक इन अ ग्रुप. तो इंडिविजुअल जो है वो मेजॉरिटी ग्रुप से इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, एंड देन दे चेंज देयर ओपिनियन अबाउट इट. ठीक है. ओपिनियन इंटरनल तौर पे फिर भी उनके दिमाग में कहीं पे रहता है कि नहीं हम ये करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो बोल नहीं पा रहे होते हैं, जस्ट फॉर द पीयर प्रेशर कह लो, ग्रुप प्रेशर कह लो. ठीक है. जॉब सेटिस्फैक्शन एंड वर्कप्लेस मिसबिहेवियर. डिससैटिस्फाइड एम्प्लॉइज विल रिस्पॉन्ड समहाउ. किसी तरह से वो गुस्सा निकालेंगे, फ्रस्ट्रेशन अपने दूसरे वर्कर्स के ऊपर निकालेंगे, कस्टमर के ऊपर निकाल सकते हैं. एंड नॉट इजी टू प्रेडिक्ट एग्जैक्टली हाउ दे विल रिस्पॉन्ड. ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो किस किस्म की बदतमीजी करेंगे या किस तरह से वो मिसबिहेव करेंगे, बट ये पता है कि उनके एटीट्यूड के अंदर एग्रेशन नजर आएगा, उनकी डिविएशन नजर आएगी, टारगेट अचीव नहीं करेंगे. सो दिस इज हाउ इट गोज. ठीक है. जी फवाद बेटा बोलो. OCB का फर्स्ट पॉइंट. ओके. हाँ, इसी तरह से तुम लोग देन एंड देयर पूछ लिया करो ना, तो रिपीट करने में बहुत आसानी हो जाती है. रिलेशनशिप बिटवीन जॉब सेटिस्फैक्शन एंड OCB इज टेम्पर्ड बाय परसेप्शंस ऑफ फेयरनेस. और ऑलराइट, देखो अब क्या होता है, देखो जॉब सेटिस्फैक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप. जॉब सेटिस्फैक्शन, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कितना मुतमईन, अपनी जॉब से कितना मुतमईन है. ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप, आप कितने अरसे से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, और या ऑर्गेनाइजेशन से आप कितना लॉयल हैं. ठीक है. ये बेसिकली किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको ये पता हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको
फेयर ट्रीट कर रही है, ठीक है, इज टेम्पर्ड बाय परसेप्शन ऑफ फेयरनेस। कहीं कहीं पर आप कहते हैं आप बहुत ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप जो है वो आपकी, आप यू आर वेरी यू नो आप बहुत लॉयल अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, लेकिन कहीं कहीं पे जब जॉब के अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं होती है ना, तो क्या होगा, बिकॉज आप ये सोचेंगे क्यों नहीं है आपको सेटिस्फेक्शन के अंदर प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि ये फेयर नहीं है, आई वाज डिजर्विंग, अब मुझे या फलाने मिस्टर एबीसी को जो है वो प्रमोशन मिलनी चाहिए थी, क्योंकि अगले साल वो रिटायर हो रहे हैं, इतने साल सर्व किए एट दिस पोजीशन, ही वाज एक्चुअली, इट्स नॉट फेयर कि अगर उनको प्रमोट ना किया जाए। सी, ठीक है, इज इट क्लियर फवाद? ओके, गुड। अच्छा, अब हम बात करते हैं जॉब इन्वॉल्वमेंट। जॉब इन्वॉल्वमेंट के अंदर अब हम ये देखते हैं कि आप एम्प्लॉयज को कितना परसेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट रखते हैं, हाउ मच एम्प्लॉयज कैन पार्टिसिपेट इन अ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। The degree to which an employee identifies with his or her job actively participates in it. Participates in what? In the organization and the decision making, and it considers his or her performance to be important to his or her self worth, self esteem. सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या होता है? You actually are looking for some sort of reward or recognition. People should recognize your work. ठीक है? इसका मतलब है आपको अच्छा लगता है अगर आपकी वर्थ होती है। For example, yeah, when my name is taken, like students जो है वो तुम लोग का कोई ICMAP का ग्रुप है, CA वालों का भी ग्रुप होता है, और मुझे अच्छा लगता है जब वहां पे मैं अपने बारे में कोई कमेंट करती हूँ कि लाइक इट गिव्स मी लाइक हाँ ठीक है मेरा मार्केट में नाम है, यानी स्टूडेंट्स एक्नॉलेज कि हाँ आई गाइड देम वेल। ऑफ कोर्स मेहनत उनकी अपनी होती है, आप पास हो जाओ या फेल हो जाओ तो उसमें टीचर का एक हद तक रोल होता है, आई कैन ओनली गाइड यू, आई एम नॉट गिविंग द पेपर इंस्टेड ऑफ यू, ठीक है। बट वो दैट यू नो, जब मुझे रिकॉग्निशन मिलती किसी भी चीज की, या फैकल्टी रोल ऑफ ऑनर का अवार्ड मिल रहा होता तो आई फील गुड अबाउट इट, ठीक है। और उसमें क्या होता है, इट हेल्प्स मी बीइंग more like taking the ownership of the problems and being more involved in the decision making, तो मुझे क्या commitment मेरी बढ़ जाती है towards my work। तो high level commitments are related to fewer absences and lower resignation rates। See, I just did not see the word कि commitment यहाँ पर use हुआ होगा, but that's very important कि आपको रिकॉग्निशन मिल रही होती है। देखो एक शील्ड दे देना कि फैकल्टी रोल ऑफ ऑनर, उसमें उन्होंने कोई मुझे मॉनेटरी तौर पे रिवॉर्ड नहीं किया है, बट वो मेरे लिए मैटर कर रही होती है, एंड वो मेरी कमिटमेंट को बढ़ा रही होती है। आई गेट मोर कमिटेड टू माय टुवर्ड्स माय वर्क। मैं कोशिश करती हूँ कि अगले साल भी मुझे ही ये शील्ड मिले, ठीक है। एंड इसके लिए जो स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं उनको ये भी पता है कि आई ड्रिल देम रियली हार्ड, मतलब लेटर और रिपोर्ट तो मैं उनके गले पे खड़े होकर लिखवा रही होती हूँ, लिख के दो मुझे, जब तक चेक नहीं कराओगे यू आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड द क्लास। तो एट टाइम्स मुझे ये भी करना होता है। इवन अभी FOM की क्लास पे एक दो बच्चे ऐसे अभी हमारे ऑनलाइन आए हुए हैं, जिनको मैं मैसेज कर रही होती थी कि किधर हो तुम, आए क्यों नहीं, लॉग इन क्यों नहीं किया है, ठीक है। सो ये भी कभी कभी आपको करना पड़ता है, बिकॉज यू नो दैट दे आर लिटिल लेजी, दे आर इंटेलिजेंट, बट यू नो वो थोड़ा सो रहे होंगे तो उनको थोड़ा एक पुश करने की जरूरत होती है। तो आई टेक दी ओनरशिप एंड दैट शोज माई कमिटमेंट टुवर्ड्स माई वर्क, ठीक है। अब जब मैं कमिटेड होंगी तो जाहिर सी बात है मैं छुट्टियां नहीं करूंगी, और मैं छुट्टियां नहीं करूंगी तो मेरा क्या होगा, रेजिग्नेशन, रिजाइन करने का कोई इरादा ही नहीं होगा, ठीक है। So this is how things work। अब ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट का मतलब होता है कि ये एक डिग्री होती है, हाउ मच परसेंटेज यू आर इन्वॉल्व टुवर्ड्स योर गोल्स, हाउ मच फोकस्ड यू आर टुवर्ड्स योर गोल्स। अब इसके अंदर अगर आपकी कमिटमेंट ज्यादा है तो आप छुट्टियां कम करेंगे, आप छुट्टियां कम करेंगे तो आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाएंगे, दैट इज फॉर श्योर। Could be becoming the outmoded measures as the number of workers who change employers increases। होता क्या है कि एक एम्प्लॉय छोड़ के जाता है, वो पूरी की पूरी टीम को ले जाता है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ज्यादा लोग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाने लग जाते हैं। बैंकिंग सेक्टर के अंदर ये हो रहा होता है, पूरी की पूरी टीम मूव कर रही होती है, ठीक है। इसको हम लॉबिंग भी कहते हैं, which as a part of an organization or the management I hate। एनीवेज वापस आते हैं, perceived organization support। अब इन जनरल बिलीव एम्प्लॉइज का क्या काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू, that their organization values their contribution and cares about their well-being। organization जो है, क्या एक एम्प्लॉय को, यानी if I'm an employee, अच्छा अब मैं मजे की बताती हूँ। अब मैंने जो है ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट वाली ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया? कि मैं अब अपने करियर के इस लेवल पे हूँ कि आई हैव अ रिकग्निशन नाउ, आई वर्क ऑन माई ओन टर्म्स,
ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन मेरी केयर कर रही होती है, जैसे फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए एंड आई नीड टू कैंसिल अ क्लास, तो फॉर एग्जांपल डीएचएस सुफा हो गई, अगेन मैं नाम नहीं लेती हूँ, अच्छा नहीं लगता है, 2-4 इंस्टीट्यूट्स हो गए जो मुझे इस चीज की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि आई कैन कैंसिल द क्लास, क्योंकि अगर मैंने क्लास नहीं ली तो मेरी पेमेंट नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे पर आवर रेट्स होते हैं, ठीक है। इवन अगर मैं परमानेंट फैकल्टी मेंबर भी हूँ किसी जगह पर, तो मुझे हफ्ते में 4 कोर्सेज की क्लासेस लेनी है, तो अगर मैं एक क्लास कैंसिल कर रही हूँ तो आई कैन ऑलवेज अरेंज फॉर अ मेकअप। अब मेकअप सेशन के लिए मुझे ये देखना होता है कि बच्चे का क्लैश ना आ रहा हो, एक बच्चा 1 to 3 स्टूडेंट्स के क्लैशेस आ रहे हो, सो दैट्स ओके, दैट्स मैनेजेबल, कि 3 बच्चों को हम बोल देंगे, एक्सक्यूज कर देंगे, हम आपके अटेंडेंस लगा देंगे, यू कैन कम टू माय ऑफिस एंड आई विल एक्सप्लेन यू कि क्या हुआ था लेक्चर के अंदर, ठीक है, या यू कैन आस्क इवन योर फ्रेंड्स। बट अगर बहुत सारे बच्चों का हाफ ऑफ द क्लास का क्लैश आ रहा है, सो वी कैन नॉट हैव अ मेकअप सेशन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पॉलिसी बन गई है। सो पॉलिसी प्रोसीजर्स को फॉलो करना जो है ना, जब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ पॉलिसीज को फॉलो करने में, क्योंकि फिर मुझे खुदा ना खास्ता इमरजेंसी के अंदर क्लास कैंसिल करनी है, तो हु इज गोइंग टू। अब इसके लिए आई नो वन प्लेस, आई डोंट वांट टू नेम द ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे पहले क्लास कैंसिल करना पॉसिबल नहीं था। अब उन्होंने क्या पॉलिसी निकाल दी है, आप क्लास कैंसिल कर सकते हो बट आप सब्स्टिट्यूट टीचर अरेंज कर दो, क्योंकि हम बच्चों का क्लास मेंटेन नहीं कर सकते, तो अब काम सफर नहीं करना चाहिए, तो आपका लेक्चर आपका कोई और पीयर आके कंडक्ट कर ले। सो व्हाट हैपेंस, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग टीम वर्क हो जाता है कि यार तुम मेरी आज की क्लास ले लो, मैं कल की तुम्हारी क्लास ले लूंगी। सो ऑन पर्सनल अग्रीमेंट, म्यूचुअल अग्रीमेंट एंड कंसेंसस, काम भी सफर नहीं हो रहा, मैनेजमेंट ने एक पॉलिसी भी बना दी है, तो दिस इज हाउ द मैनेजमेंट हैज टू शो दैट दे केयर अबाउट द एम्प्लॉइज वेलबींग, ठीक है। अगर उसकी तबियत सही नहीं, यू कैन टेक एन ऑफ, नो नॉट एन इशू, क्लास कैंसिल नहीं होगी, आप अपने किसी पीयर को या सब्स्टिट्यूट को खड़ा कर, रिप्रेजेंट्स द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू एम्प्लॉय। अब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन भी कितना कमिटेड है टुवर्ड्स एम्प्लॉय, सिर्फ एम्प्लॉय की कमिटमेंट मैटर नहीं करती है, इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक, दोनों की एक दूसरे से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन है। एज एन एम्प्लॉय मेरी एक्सपेक्टेशन है मेरी सैलरी टाइम पे आए, मुझे सैलरी मार्केट कंपैरेटिव मिले, मुझे पर्क्स मिले, मेरा प्रोविडेंट फंड हो। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन की भी मुझसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि मैं काम डेडलाइन से पहले करके दूं, मेरा टारगेट अचीव हो, मेरा कंडक्ट अच्छा हो, मैं एक अच्छा नाम पोर्ट्रे करूं, आई फील गुड अबाउट माय जॉब। सो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन है मुझसे, तो दोनों को एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना है, और दोनों की कोशिशों के बाद ही आउटपुट अचीव करना, गोल अचीव करना पॉसिबल है। अगर दोनों एंड पे किसी भी एंड पे लैकिंग होगी, वी वोंट बी एबल टू प्रोड्यूस अ गुड आउटपुट, ठीक है। प्रोवाइडिंग हाई लेवल्स ऑफ सपोर्ट इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन एंड लोअर टर्नओवर। अब अगर सारे जो हैं वो मेरे एम्प्लॉइज खुश हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन तो कोई भी नहीं छोड़ के जाएगा, तो टर्नओवर रेशियो जो है, वो रेट जो है वो ऑटोमेटिकली डिक्लाइन कर जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने की एलिमेंट्स बताए हुए हैं, की एम्प्लॉय एंगेजमेंट फैक्टर्स है, हाउ यू कैन, दीज आर द फैक्टर्स जिनको इम्प्लीमेंट करके हम एम्प्लॉइज को एंगेज रख सकते हैं। किस चीज में एंगेज रख सकते हैं, काम के अंदर। रिस्पेक्ट, मैंने तुम लोगों को थोड़ी देर पहले बोला था, एम्पावरमेंट करना, I don't want to be accountable or questioned by different people, HODs होते हैं कहीं पे, या there is an institution, again I will not be taking the name, वहां पर क्या होता है कि आप जब फाइनल का पेपर सबमिट कराते हैं तो the HOD is supposed to have a look at it. अच्छा, now when a faculty member is teaching for last 7, 8, 10 years, तो 10 years के बाद आपको पेपर रीड करवाना, does not make sense. अच्छा चलो, अगर मुझे एचओडी जो के मेरा पेपर रीड कर रहा है, अगर वो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, या वो पीएचडी डॉक्टर है, डॉक्टर का टाइटल लगा हुआ है, तो फिर भी मेक सेंस। बट एक ऐसी बच्ची जिसको कि मैंने ही पढ़ाया है, और जो मेरे हिसाब से ए स्टारक या डिस्टिंक्शन वाली स्टूडेंट भी नहीं है, वो मेरा पेपर रिव्यू करे, दैट डज नॉट मेक सेंस, ठीक है। तो वहां पर रिस्पेक्ट का एलिमेंट बड़ा बुरी तरह सफर कर रहा होता है। गेटिंग द पॉइंट। अब क्या होता है, वर्क इट्स ओन, लाइक वर्क ऑन इट्स ओन, मतलब किस टाइप का काम हम कर रहे हैं, ठीक है। ये भी बहुत मैटर कर रहा होता है। गुड कस्टमर सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारी बेसिक पे देख लीजिए, ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। हमारा बोनस टाइम पे क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, ग्रोथ है कि नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी एट वर्किंग आवर्स है कि नहीं है, हमें ट्रेनिंग के ऊपर भेजा जा रहा है कि नहीं भेजा जा रहा, हमें क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, क्या पर्क्स मिल रहे हैं, एंड द पीपल यू वर्क विथ, हाउ मच गुड टीम वर्क इट इज।
तो ये सारे जो है देखें कंट्री वाइज जो है ये थ्रू आउट द ग्लोब, यानी अक्रॉस द ग्लोब, थ्रू आउट द वर्ल्ड, दीज आर द फैक्टर्स व्हिच रिमेन सेम। ठीक है, तो ये फैक्टर्स जो हैं वो किसी भी एम्प्लॉय को सेटिस्फाइड रखने में, मोटिवेटेड रखने में, टुवर्ड्स द गोल्स अचीव करने में बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो बच्चों कर लो, एनी क्वेश्चन इफ यू हैव सो फार, किसी को भी कोई भी सवाल है जल्दी जल्दी, कोई सवाल है तो करो। एनी क्वेश्चन इफ यू हैव। कोई सवाल नहीं है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। ओके, एटीट्यूड एंड कंसिस्टेंसी। अच्छा, मैंने तुम लोगों को थोड़ी देर पहले बोला था मोटिवेशन की डेफिनेशन के अंदर 3 वर्ड हैं, उनको याद कर लो, उनको याद कर लो। वो क्या थे भाई? 3 उसके फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रखने में हेल्प करते हैं। दैट इज एनर्जाइज। एनर्जाइज का मतलब है आप कितना एंथुजियास्टिक हैं, कितना विलिंग हैं फॉर अचीविंग द गोल। एनर्जी लेवल हाई होना बहुत जरूरी है अचीवमेंट ऑफ गोल के लिए। ठीक है, वरना तो आप तो मरे मरे हाल में ट्राई करोगे तो कभी भी गोल अचीव नहीं कर सकोगे। ठीक है, तो एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए। उसके साथ क्या चाहिए? डायरेक्शन होनी चाहिए। भाई किधर मूव करना है, कौन सी डायरेक्शन में जाना है। अब आपको किबला ही नहीं फिक्स है तो किधर, अल्लाह माफ करे, नाउजुबिल्ला, सजदे डालोगे। समझ आ रही है ना? तो आपको फिक्स होना चाहिए, गोल फोकस जो है वो फिक्स हो। हाँ भाई, यही यही चीज चाहिए, यही अचीव करना है, तो डायरेक्शन पता होनी चाहिए आपको। तीसरा क्या होता है? परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब होता है दैट इज कंटिन्यूएशन के अंदर जो है वो आप काम कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं आपने एक दिन काम किया दूसरे दिन जो है वो आप चुटकुला मार के सो रहे हैं। एक दिन पढ़ रहे हैं, आज कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं मुझे बड़े एक्टिव, ठीक है, और जो है कल वो छुट्टी कर लेंगे, तो क्या इससे कोई फायदा होगा? नहीं होगा ना। तो आपने परसिस्टेंसी शो करनी होती है, कंटिन्यूएशन ऑफ गुड वर्क शो करना होता है। और कंटिन्यूएशन का मतलब ये होता है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, यानी एक दिन अच्छा परफॉर्म करो दूसरे दिन सो जाओगे, ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो प्रोलॉन्ग करना होता है, कंटिन्यू करना होता है अच्छा हार्ड वर्क को। कंसिस्टेंसी अमंग द एटीट्यूड्स, कंसिस्टेंसी अमंग देयर एटीट्यूड्स। अच्छा, मजे की बात है, पीपल सीक कंसिस्टेंसी इन 2 वेज। कंसिस्टेंट एटीट्यूड का मतलब होता है किसी चीज के बारे में आप अच्छी राय रख रहे हैं या किसी चीज के बारे में आप बुरी राय रख रहे हैं, यू नीड टू स्टिक टू इट, स्टिक टू व्हाट यू फील। आपका जो भी एटीट्यूड है किसी भी चीज को लेकर के, गुड और बैड, ठीक है, राइट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स, आप कंसिस्टेंट रहें, आप स्टिक करें अपने एटीट्यूड के साथ। फ्लक्चुएशन ना दिखाएं, हाँ सही है नहीं गलत है, हाँ सही है नहीं गलत है, ये बात सच है ये झूठ है, मतलब फ्लक्चुएशन, जंपिंग ना करें, हॉपर ना बने। ठीक है, कंसिस्टेंसी बिटवीन देयर एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। अब जो उनका एटीट्यूड है, इट्स बोथ द थिंग्स, बोथ द पॉइंट्स आर सेम हियर। ठीक है, क्योंकि एटीट्यूड ही एक्चुअली नजर आता है थ्रू योर बिहेवियर। ठीक है ना? सो आपके आपके बिहेवियर और एटीट्यूड के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ताकि हमें ये पता हो कि ये मेरा कंसिस्टेंट एम्प्लॉई है, ये नहीं है ये हर वक्त फ्लक्चुएट करता है, कभी बोलेगा हाँ मैं कर दूंगा, कभी बोलेगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है होना। नो, यू स्टिक टू व्हाट यू हैव सेड। ठीक है, if an inconsistency arises individuals, अब इनकंसिस्टेंसी का मतलब है फ्लक्चुएशन आ रही है, चेंजेस आ रही हैं, या तो इंडिविजुअल्स को ऑल्टर करना चाहिए अपना एटीट्यूड, या उन्हें ऑल्टर करना चाहिए अपना बिहेवियर। देखो, एटीट्यूड में और बिहेवियर में फर्क क्या है? एटीट्यूड इनसाइड होता है और बिहेवियर इज द एक्सटर्नल। एटीट्यूड का मतलब है मेरा बिलीव दैट दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग, ये मेरा बिलीव है, लेकिन ये पता कैसे चलेगा? मेरे एक्शन से, तो एक्शन इज द बिहेवियर। फिर हम बात कर रहे होते हैं डेवलप अ रैशनलाइज फॉर द इनकंसिस्टेंसी, या तो अगर तुम्हारे बिहेवियर के अंदर चेंज है, देयर इज चेंज इन योर एटीट्यूड, तो यू शुड हैव अ लॉजिकल रीजन फॉर दैट, कि मैं पहले ये चीज को सपोर्ट कर रहा था क्योंकि उस वक्त तक मेरे पास इंफॉर्मेशन ये वाली नहीं थी, जब मुझे ये पूरी कंप्लीट बात पता चली तो मैंने अपना बिहेवियर और एटीट्यूड चेंज कर लिया, मेरा ओपिनियन चेंज हो गया इस चीज के बारे में। सो यू शुड ऑलवेज हैव रैशनल रीजन फॉर द चेंज इन द एटीट्यूड और बिहेवियर। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट दैट यू लाइक टू एंड यू डोंट लाइक टू। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी स्टूडेंट को? कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? जल्दी जल्दी लिखो, स्क्रीन के ऊपर सब सो गए हो क्या लॉग इन करके? नहीं, फवाद,
नईम, फवाद बेटा, एनी क्वेश्चन इफ यू हैव? ओके, अब बाकी लोग कौन कौन है? नईम और फवाद के अलावा भी ऑल क्लियर, मैम अंडरस्टूड। अच्छा ये मैं बच्चों का नाम तो देखूं यार अभी। अच्छा 2-4 बच्चे तो बेचारे लॉगिन ही नहीं कर पा रहे, पता नहीं क्या आईटी की प्रॉब्लम हुई हुई है। अरूज, फातिमा, इज इट क्लियर? इर्जा बेटा क्लियर है? ठीक है। एक और हमारे पास कुछ समथिंग क्या था, नूरुलैन या नूर आबदीन, कुछ इस तरह का नाम था बच्चे का। सॉरी मलिक मोहम्मद अनस, अनस क्लियर है बेटा? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ओके now there is a question by one of the students here. क्या सवाल है? क्या सवाल है, किस बच्चे का सवाल है? उजैर नदीम, लास्ट पॉइंट बेटा किस चीज का समझना है आपने? क्लियर लिखो, लास्ट पॉइंट किस चीज का? उजैर नदीम, लास्ट पॉइंट किस चीज का पूछना चाह रहे हो? लास्ट स्लाइड पे। ओके मैं अभी मूव कर जाती हूँ, वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 1 मिनट दे दो मुझे। यस सर। बेटा कहाँ लेक्चर ले रहे हो? मेरी आवाज से किधर पता चल रहा है कि मैं सर हूँ? ये लग रहा है? अरे बाप रे बाप, क्या हो गया है? मेरी आवाज अब चेंज हो गई है? यार कैसी बात कर रहे हो बेटा? हाँ मतलब सीरियसली यू यू आर एक्चुअली कंफ्यूजिंग मी। ठीक है, अच्छा जी। हमारे एक स्टूडेंट को पिछली स्लाइड पे एक सवाल है। वेट वेट, उन्होंने फिर कुछ लिखा है। यार ये तुम लोग के चैट स्क्रीन क्यों नहीं खुल रही है? This is something, you know, it's so bad. Sorry, miss by mistake. Oh, that's okay. यानी जायद, जायद आपको मतलब मेरी आवाज जो है वो मतलब क्या कुछ it's not clear whether I'm a sir or a miss. Alright, anyway, that's okay. It's just joke. ठीक है, take it as a joke. Chill करो। हाँ मुझे बहुत पता है, मुझे पता है तुम लोग क्लास में होते तो तुम लोग की बहुत टांगे खींचती मैं इस बात पे। Anyways, ठीक है जी, मैं लास्ट पॉइंट पे जाती हूँ पहले। हाँ जी, डेवलप अ रैशनलाइजेशन फॉर द इनकंसिस्टेंसी। अच्छा जी, अब एक एग्जांपल लेते हैं। क्या है? बड़ी सिली एग्जांपल देने जा रही हूँ बट इससे तुम लोगों को समझ में बहुत अच्छा आ जाता है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पहले से माजरत चाहती हूँ, बहुत सारे बच्चे तुम लोगों में से होंगे वो सपोर्टर होंगे और बहुत सारे लोग होंगे जो डिसएग्री करेंगे मेरी बात से, बट इट्स जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, पीटीआई, there are so many people who are actually who were मतलब पास्ट में they were supporting पीटीआई। हाँ जी तब्दीली आएगी, तब्दीली आएगी, तब्दीली आएगी। आज मेरा सवाल है, तब्दीली आई? नहीं आई ना? ठीक है, अब उनमें से जो लोग रैशनल थे, रैशनल मतलब लॉजिकल थे, दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने ये मान लिया होगा अभी तक कि सब एक है, एक जैसे। ठीक है, वो चल रहा है, म्यूजिकल चेयर का शो चल रहा है, कभी कोई बैठ जाएगा, कभी कोई बैठ जाएगा, कोई कोई बैठ जाएगा। सफर कौन कर रहा है? हम जैसी आवाम कर रही है। ये रैशनल थॉट है, रीजनेबल थॉट है। अब कुछ लोग हैं वो अभी भी कंसिस्टेंट है, वो कह रहे हैं नहीं जी चेंज आएगा, तब्दीली आएगी, अभी तो 2 साल हुआ है, 3 साल हुआ है, अभी 5 साल तो रुको। अच्छा दोबारा 5 साल चांस देके तो देखो। डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड रैशनल एंड इनकंसिस्टेंसी हियर? कौन था? उजैर नदीम, क्लियर हो गया बच्चा? एग्जाम्पल क्लियर है? ओके गुड।
अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आप लोगों से मैं एक मिनट, देन अगेन देयर इज अ मैसेज ऑन द ग्रुप, आई डोंट नो व्हाई व्हाट पीपल, जिनकी क्लास स्टार्ट नहीं हो रही है वो जूम पर कोई और जीमेल से लॉगिन करके स्टार्ट हो जाएगा। हुई क्लास स्टार्ट? हाँ भाई, क्लास स्टार्ट हो चुकी है भाई, क्लास हो रही है हमारी। अच्छा जी, किसी ने यहाँ पर दे दिया है कि जिनकी क्लास स्टार्ट नहीं हो रही वो कोई जीमेल और जीमेल आईडी से जो है ना वो लॉगिन करें तो हो जाएगा। एनीवेज वापस आते हैं। व्हाट आई वांट टू से हियर, सबसे पहले एक डेफिनेशन लिख लो अपने पास कॉग्निटिव डेसोनेंस की। कॉग्निटिव डेसोनेंस का मतलब होता है व्हेन अ पर्सन होल्ड्स कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीव्स, आइडियाज और वैल्यूज। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, नॉट कंसिस्टेंट, ठीक है, एंड इज टिपिकली एक्सपीरियंस्ड एज अ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस व्हेन दे पार्टिसिपेट इन एन एक्शन एंड गोज अगेंस्ट वन और मोर ऑफ देम। अब क्या होता है, ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है। स्ट्रेस का मतलब है अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट हो गई है और अब आप इनकंसिस्टेंट हैं, आप इनकंसिस्टेंट हैं एंड आप कभी बोलेंगे हाँ मैं आ जाऊंगा, कभी बोलेंगे नहीं नहीं मैं नहीं आ सकता। ठीक है, यू आर नॉट कंसिस्टेंट विथ योर बिहेवियर्स, योर एटीट्यूड्स। any incompatibility or inconsistency between attitudes or behaviors and attitudes, ठीक है, बिहेवियर में या एटीट्यूड के बीच में कोई इनकंसिस्टेंसी हो जाए, एनी फॉर्म ऑफ इनकंसिस्टेंसी एंड अनकंफर्टेबल। यहां पर देखो स्ट्रेस का मतलब क्या हो जाता है, स्ट्रेस इज अ अनकंफर्टेबल स्टेट। अनकंफर्टेबल एंड इंडिविजुअल विल हैव टू रिड्यूस द डेसोनेंस, यानी आप अपने बिलीफ के अंदर, अपने अपने बिहेवियर के अंदर कामनेस लेके आए, कंट्रोल लेकर आए, बैलेंस लेकर आए। आप बिल्कुल दोनों क्वांटम्स के ऊपर वर्क नहीं कर सकते, कभी हाँ कभी ना, कोई चीज अच्छी है कोई चीज खराब है। इतना कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो सकता कि रातों रात या कुछ विद इन फ्यू आवर्स और सेकंड्स और मिनट्स आपका ओपिनियन चेंज हो जाए। सो यू नीड टू मेंटेन अ कंट्रोल एंड बैलेंस इन योर बिहेवियर, ठीक है। कॉग्निटिव डेसोनेंस का मतलब है फ्लक्चुएशन इन योर लॉजिक्स। कॉग्निटिव का मतलब होता है आपके दिमाग जो है ना वो स्ट्रेस में आ गया और आप सही और गलत के बीच में तमीज खो बैठे और आप कभी उस चीज को सही बोल रहे हैं कभी उस चीज को गलत बोल रहे हैं। इनकंसिस्टेंसी है। द इंटेंसिटी ऑफ डिजायर टू रिड्यूस द डिसोनेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, अब आपको इसको रिड्यूस करना चाहिए, डिसोनेंस को, फ्लक्चुएशन को, इनकंसिस्टेंसी को रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है। क्यों? द इम्पोर्टेंस ऑफ द फैक्टर्स क्रिएटिंग द, अब आपने पहले ये देखना चाहिए कि हमारे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मुझे डेसोनेंस, फ्लक्चुएशन आ रही है, इनकंसिस्टेंसी आ रही है, ठीक है। फिर इंडिविजुअल को ये देखना चाहिए कि कौन से फैक्टर्स, पहले मैंने फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया, फिर उन फैक्टर्स में से कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रोलेबल है, इंटरनल इंटरनल है, कंट्रोलेबल। क्योंकि अगर आपने ऐसी सिचुएशन के अंदर अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को कंट्रोल करने की कोशिश की तो आप पागल हो जाएंगे। Never try to control your uncontrollables because that will actually cause you more stress and it will not be helpful. Reward available for to compensate for the deserve. अच्छा, अब यहाँ पे करना है, अगर आप बैलेंस हो गए, आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, आपकी राय फिक्स हो गई, आप कंसिस्टेंट हो गए, तो आपको उसका कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। अभी भी ये नहीं कह रहा है कि कैश प्राइज मिलेगा, मॉनेटरी नहीं, रिवॉर्ड का मतलब है इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी आ सकती है, दैट इज ऑल्सो रिवॉर्डिंग, ठीक है। किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल इस स्लाइड के ऊपर है तो बेटा जी पूछ लो। If you have any question, please ask me now. किसी स्टूडेंट को कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चन? कोई सवाल नहीं है बच्चों, चले जी आगे बढ़ जाए। नहीं, देयर इज लाइक फ्यू थिंग्स नाउ। अच्छा, कोई सवाल मेरे बच्चों? प्लीज बी काइंड इनफ के यस या नो लिख दो, समझ आ गया तो बोल दो भाई।
कुछ वर्ड्स टाइप कर दोगे तो तुम्हारी उंगलियां नहीं चली जाएंगी फवाद बेटा। गुड। नथुलाल तुम क्या सो जाते हो क्लास लेते लेते? नो मिस कंटिन्यू। ओके जैद थैंक यू। अच्छा जी, अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके जी, सर्वे। सर्वे हमने कहा था भाई, सर्वे के लिए मैंने तुम लोगों को बोला था भाई कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर लो, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर सेशन हो सकता है, इंटरव्यू कर सकते हो ग्रुप से, सुपरवाइजर से, जॉब के बारे में वो कैसा फील कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन उनकी सारी नीड्स को फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा है, उनकी तवक्कुआत को पूरा कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें हम क्वेश्चन आंसर सेशन करके ऑब्जर्व करके सर्वे कर सकते हैं। सर्वे का मतलब है आप कलेक्ट कर रहे हैं डाटा, ठीक है। अब डाटा कलेक्ट करने के लिए आप या तो ऑब्जर्व करेंगे या क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। प्रोवाइड मैनेजमेंट विद फीडबैक ऑन एम्प्लॉय परसेप्शन। उसके बाद आप टॉप मैनेजमेंट को एम्प्लॉय के थॉट्स और थिंकिंग प्रोसेसेस के बारे में एक रिपोर्ट सबमिट कराएंगे, उनको भी बताएंगे कि हाँ भाई हमें पॉलिसी चेंज कर देनी चाहिए। अगर एम्प्लॉय जो है वो खुश नहीं है, उसको 2 घंटे रोजाना ओवर टाइम करना पड़ रहा है, तो हम बोलेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे टॉप मैनेजमेंट से कि भाई ओवर टाइम पे करना शुरू कर दो, ठीक है, वरना हमारे सारे एम्प्लॉय जो है वो भाग जाएंगे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब यहाँ पर उन्होंने एक सैंपल सर्वे आपको बता दिया है भाई। क्या हुआ कि एक केस स्टडी इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया है कि KFC एंड लॉन्ग जॉन सिल्वर रेस्टोरेंट आस्क एम्प्लॉयज टू रिएक्ट टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए KFC और लॉन्ग जॉन सिल्वर रेस्टोरेंट के एम्प्लॉयज से, कुछ फॉलोइंग क्वेश्चंस पूछे गए और उन्होंने उसको अग्री किया या डिसअग्री किया, ठीक है। माई रेस्टोरेंट इज अ ग्रेट प्लेस टू वर्क, अब वो बोलेंगे यस और नो। पीपल ऑन माई टीम हेल्प आउट इवन इफ नॉट देयर जॉब, यस और नो। I am told whether I'm doing good work or not, yes or no. I understand the employee benefits that are available to me, yes or no. Now, this will actually be very helpful. इसके अंदर क्या है कि एम्प्लॉय का नाम नहीं आएगा कि उसने क्या ओपिनियन दिया, हमने ये क्वेश्चन बना दिया जिससे हमें पता चल जाएगा कि एम्प्लॉय को बोलना भी नहीं पड़ रहा, वो खाली यस और नो बोल रहा है या टिक और रॉन्ग लगा रहा है, और उस हमें उससे आंसर मिल रहा है कि उसने बोला भी नहीं, क्योंकि फिर उसके ऊपर लोग आ जाते हैं कि भाई तुमने ये बात क्यों बोली, यू सेड दैट, एंड ये मैनेजर को बोल दिया, अब ये प्रॉब्लम हो जाएगी, यू नो, दे आर नॉट स्केयर्ड when they are answering। ये होता है बेसिकली, these are the questions of an close ended style। तो close ended में ना एम्प्लॉय को इतना बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, ओपन एंडेड में उसको ज्यादा बोलने की जरूरत पड़ती, तो उसने कुछ बोला भी नहीं, कोई शिकायत भी नहीं की, और हमें पता भी चल गया कि वो कितना सेटिस्फाइड है अपनी जॉब से, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड। अब एटीट्यूड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और मैनेजर्स को क्या रोल प्ले करना चाहिए किसी भी किस्म को, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए, एम्प्लॉयज को महसूस करवाने के लिए कि जी उनको ग्रीवेंस की किसी किस्म का कोई दुख पेन ना हो, वो खुश हो अपने जॉब के ऊपर, तो मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। एटीट्यूड्स वार्न ऑफ पोटेंशियल बिहेवियरल प्रॉब्लम। हर एम्प्लॉय के एटीट्यूड से ये पता चल जाता है, अगर एक मैनेजर अच्छा मैनेजर है, केपेबल मैनेजर है, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मैं अपने एम्प्लॉय, फॉर एग्जांपल मैं क्लास में बच्चों को देख रही थी ना फिजिकल क्लासेस के अंदर, तो मुझे पता चल रहा था कि मेरा ये वाला बच्चा जो है ना वो कितना इंटरेस्ट ले रहा है और कितना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। ये एक अच्छे मैनेजर की रिक्वायरमेंट होती है टू ऑब्जर्व कि कौन सा एम्प्लॉय मेरे प्रॉब्लम में नजर आ रहा है, वो एट एस नजर नहीं आ रहा है, वो कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहा है, और मेरा कौन सा एम्प्लॉय जो है वो बहुत बड़ा कंफर्टेबल है, ही इज वेरी कंफर्टेबल इन हिज जोन, ठीक है। मैनेजर शुड डू थिंग्स टू जनरेट पॉजिटिव एटीट्यूड एंड रिड्यूस एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर। अब मैनेजर को कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आनी चाहिए, उसके काम की नौयत चेंज कर दो। देखो देखो, अम्मी भी जब घर में रोजाना दाल चावल बनाएंगी ना, तो हम एक दिन खा लेंगे, दूसरे दिन खा लेंगे नाक मुंह बना के, तीसरे दिन हमें दाल चावल मिलेगा ना, हम बोलेंगे हमें नहीं खाना, भूख नहीं है। तो अब मम्मी को क्या करना चाहिए, उसके साथ कुछ अचार ला के रखना चाहिए, उसके साथ कोई कबाब तल के दे देना चाहिए, कोई चिप्स कोई कटलेट कर देना चाहिए, थोड़ा सा चेंज कर दो मेन्यू को। तो हम इसी तरह से मैनेजर्स होते हैं, वो एक ही काम जब एम्प्लॉयज को देते हैं ना, तो एम्प्लॉय वही काम करके बोर हो जाता है। तो यू नो, वैरायटी इन देयर जॉब स्किल्स, आज आज आप ये काम कर लो, या थोड़ा सा मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि आपके ना जॉब जेडी को चेंज किया जा रहा है, अब ये वाली चीजें भी आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। सो इट विल हेल्प देम इन ऑर्डर टू फील कि हाँ भाई वो इम्पोर्टेंट है
उनका रोल जो है ना वो किसी भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यस देयर जॉब हैज बीन चेंज्ड, सो यू नो देयर हैज टू बी सम फ्लेवर। जब हम आइसक्रीम भी खाने जाते हैं ना तो हम हर दफा वही फ्लेवर नहीं खा रहे होते, बहुत अरसे पे खा रहे हो तो अपना फेवरेट फ्लेवर लेते हैं, बट अगर रोज खाओगे ना तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव वन फ्लेवर। वी एज अ ह्यूमन बीइंग इट्स इन आवर नेचर दैट वी लव चेंजेस इन दीज थिंग्स, नॉट इन द पॉलिसीज चेंज, ठीक है, लेकिन जो हमारे काम की चीज होती है तो उसके अंदर हमें चेंज चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एटीट्यूड इन्फ्लुएंस बिहेवियर्स ऑफ एम्प्लॉइज। अब क्या है, मैनेजर को क्या करना चाहिए, एम्प्लॉइज को हेल्प करना चाहिए ताकि वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाए। और वो प्रोडक्टिव कैसे हो सकते हैं, जब वो अपने काम से सेटिस्फाइड होंगे। तो बेसिकली मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ाए, ठीक है, वो अपने एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ाए। Employees will try to reduce dissonance unless employees will try to reduce dissonance. अब employee dissonance का मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया, fluctuation, inconsistency। मैनेजर को आइडेंटिफाई करना चाहिए एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ डेजोनेंस, क्योंकि अब ये इंटरनल तो कंट्रोलेबल है, एक्सटर्नल कंट्रोलेबल नहीं है। अगर मेरा कंपैरेटर आज, फॉर एग्जांपल आई वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन ए, ऑर्गेनाइजेशन बी इज द कंपैरेटर ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन बी ने इंडक्शन शुरू कर दिए, वो नए एम्प्लॉइज को हायर कर रहा है ऑन डबल पैकेज। तो जाहिर सी बात है मेरी कंपनी ए जो है वो कंपनी बी के सैलरी पैकेज को कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक्सटर्नल फैक्टर है। अब ये कंपनी ए क्या कर सकती है, वो अपने अपने सैलरी पैकेजेस को इंक्रीज कर सकती है ताकि हमारे एम्प्लॉय कंपनी ए छोड़ के कंपनी बी में शिफ्ट ना हो जाए, बट वो कंपनी बी की पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकती है, ठीक है। मैनेजर्स प्रोवाइड रिवॉर्ड्स कंपनसेटिंग फॉर द डेजोनेंस, यानी अब हम रिवॉर्ड दे देंगे कि आपकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के फॉर द 3 क्वार्टरली आपने बोनस और रिवॉर्ड तय कर दिए, ठीक है। आपको कोई किसी ट्रिप पे भेजा रहा है, वेकेशन, पेड वेकेशन पे भेजा जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज अगेन व्हाट, ये क्या है, ये एक तरीके का रिवॉर्ड है टू कंपनसेट कि आपकी परसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहे, टू कंपनसेट दैट आपकी परफॉर्मेंस जो है वो परसिस्टेंट रहे, ठीक है। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई भी प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ लो। If you have any problem you can ask question now। किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो मुझसे अभी के अभी क्वेश्चन कर लो। कोई सवाल है? किसी को सवाल नहीं है, सबको सब समझ में आ रहा है? हाँ मुझे पता है, मैं पढ़ाती इतना अच्छा हूँ, तुम लोग यही बोल रहे हो तो क्लास में पता चलेगा बेटा। पेपर के अंदर अगर कोई अल्लाह माफ करे किसी का रुका ना तो समझ पकड़ पकड़ के मैं मारूंगी। यहाँ तुम लोग को, ऑनलाइन वालों को भी मैं भी बोलती हूँ, इन लोगों को ना, अपने एडमिन स्टाफ को, इनके नंबर शंबर, हाँ ग्रुप पे तो तुम लोग के नंबर है ही, सबको कॉल करके पूछूंगी हाँ भाई क्या हुआ, ठीक है। और सब अब पढ़ना शुरू कर दें, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। जिन लोगों ने दिसंबर अटेम्प्ट देना है तो उनका तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सही है नईम साहब, आप दे रहे हैं ना तो जरा जाग जाए, ठीक है। अच्छा जी वापस आ जाते हैं। अब हमने वो 4 फैक्टर्स पढ़े थे, उसके अंदर पर्सनालिटी का वर्ड आया था, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशनल थॉट्स एंड बिहेवियरल पैटर्न्स दैट अफेक्ट हाउ अ पर्सन रिएक्ट्स एंड इंटरैक्ट्स विद अदर। देखो जी, हम लोग घर में ना, एक घर के अंदर जिन जिन लोगों को एक जैसी तरबियत दी है, हमारे अम्मा अब्बा भी एक हैं, हम लोग 3 भाई बहन हैं, ठीक है। हमारे अम्मा अब्बा भी एक हैं, हमें एक ही स्कूल में भेजा गया, हमें एक ही ट्यूटर पढ़ाने आता था, हमें एक ही तरीके का खाना पीना मिलता था, तो हमारे पर्सनालिटीज के अंदर बहुत सारा डिफरेंस है। मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट, बहुत फ्रेंडली, बहुत ब्लंट, बहुत बदतमीज टाइप का इंसान हूँ, ठीक है। मेरी जो बहन है वो थोड़ी रिजर्व है, थोड़ा रूड है, और जो भाई है ना वो सबसे बेचारा अच्छा है, ठीक है। सो दिस इज द पर्सनालिटी ट्रेट। पर्सनालिटी ट्रेट, हम लोगों को जब सब कुछ एक जैसा एनवायरनमेंट मिला है तो भी हमारी पर्सनालिटी डिफरेंट है। अब ये सोचो कि एक इंसान कराची का हो, दूसरा इंसान लाहौर का हो, तीसरा इंसान जो है वो NWFP का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर कोई जो है वो इंडिया का आ गया हो, कोई वो बांग्लादेश का आ गया हो, कोई एक दो जो वो चाइना से आ गए हो। तब तुम ये सोचो कि जब वो डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे हैं, उनका खाना पीने का स्टाइल डिफरेंट है, तो उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स के अंदर कितना डिफरेंस होगा। हमारे लिए ये बातें नॉर्मल है कि भाई तुम्हारी सैलरी कितनी है, कितना इंक्रीमेंट आया, हम लोग आराम से पूछ लेते हैं, बिकॉज हमारे कल्चर के अंदर ये एक्सेप्टेबल है। बट अगर हमने किसी और इंसान से पूछा ना, वो कहेगा आई एम गोइंग टू सू यू बिकॉज यू आर आस्किंग मी माय सैलरी, ठीक है। सो दिस इज अगेन पर्सनालिटी वेरीज। पर्सनालिटी के अंदर होता है ट्रेट्स या क्वालिटीज विच यू हैव,
likewise you're very friendly, you're rude, you're reserved. ये सारी क्या है, पर्सनालिटी क्वालिटीज या ट्रेट्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से मुख्तलिफ बनाते हैं, ठीक है। अब आते हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स, MBTI, मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर्स, ठीक है। अब कोई इंसान जो है सोशल इंटरेक्शन के अंदर या तो एक्सट्रोवर्ट होगा या इंट्रोवर्ट होगा। एक्सट्रोवर्ट का मतलब है मेरी तरह इंसान, एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है एक्सप्रेसिव, यू नो दे एक्सप्रेस व्हाटएवर। मुझे कोई भी आइडिया आता है ना, कोई भी शरारत भी सूझती ना, तो आई लाफ इट आउट, आई डिस्कस इट, आई से इट इवन इन फ्रंट ऑफ माय स्टूडेंट्स, इन फ्रंट ऑफ माय क्लास। आई डोंट माइंड डूइंग दैट, क्योंकि हर वक्त पढ़ के ना क्या होता है, बंदा बोर हो रहा होता है, तो इंटरेस्ट केटर करने के लिए ना थोड़ी बहुत शरारत भी करनी होती है। लेकिन अगेन क्लास के अंदर शरारत में और बदतमीजी में एक बहुत माइन्यूट सी लाइन होती है जो कि सबको मेंटेन करनी चाहिए, ठीक है। शरारती बच्चे मुझे बहुत पसंद है, मगर बदतमीज बच्चे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। एक्सट्रोवर्ट, एक्सप्रेसिव, आपको कुछ भी आइडिया आ रहा है, कोई भी तरीका है, कुछ आपके जहन में आ रहा है कि हाँ ये वाली बुक के अंदर मुझे ये चीज ज्यादा अच्छी लग रही है, आई ऑलवेज encourage students who come up with different ideas to me, ठीक है। इंट्रोवर्ट कौन होते हैं, वो बेचारे टाइप्स होते हैं, उनके दिल में बहुत सारे आइडियाज होते हैं मगर वो दिल में ही रह जाते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज होते हैं, वो दिमाग में ही रह जाते हैं, वो कभी जबान तक नहीं आते। दे डोंट स्पीक, आई मीन दे डू स्पीक बट दे डोंट स्पीक मच, मतलब जितना बोलना जरूरी है काम के लिए, बस वो काम की काम बात, ठीक है ना। बहुत सारे तुम लोगों ने लोग मिले होंगे, बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स मिले होंगे, वो सिर्फ आपसे काम की बात करेंगे, ठीक है। मैं तो बस चुप ही नहीं होती, ठीक है। प्रेफरेंस फॉर गैदरिंग डाटा, अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो सेंस करते हैं। सेंसिंग का मतलब क्या होता है, सेंसिंग का मतलब है जब आपने 5 सेंसेस यूज कर रहे होते हैं। वो 5 सेंसेस क्या होते हैं भाई, कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने हमें नाक दी है, ठीक है, स्मेल करने के लिए दिया है, सेंस ऑफ स्मेल करने के लिए। देन देयर आर गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे कोई भी हम में से अंधा हो, तो वो फील करता है, ठीक है। then you know there are 5 senses, नाक, कान, मुंह, जबान से टेस्ट करना, ठीक है। 6th सेंस जो है ना वो कम लोगों के पास होती है, एंड दैट इज व्हाट इज इंट्यूशन। हर इंसान के पास ना 6th सेंस नहीं है। 6th सेंस क्या होती है, इंट्यूशन। आपको 6th सेंस आपको कुछ इंट्यूट कर रहा होता है, इंट्यूट का मतलब होता है कुछ आपको there is, you know, you're not using your 5 senses but there's something in the brain going on, you're not comfortable, आपको इंट्यूशन आ रही है। इंट्यूशन के मैं आपको लिटरल मीनिंग दे देती हूँ यहाँ पर, वेट, ठीक है जी। इंट्यूशन इज द सिक्स्थ सेंस, आई नो दैट, बट इसके मैं आपको लिटरल मीनिंग दे देती हूँ। इंट्यूशन के मीनिंग प्लीज नोट डाउन कर लो तुम लोग। इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग इंस्टिंक्टिवली विदाउट द नीड ऑफ कॉन्शियस रीजनिंग। ये सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड आपका इंट्यूशन कर रहा होता है, यानी अब आप किसी चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं विदाउट, यू डोंट नीड टू बी वेरी कॉन्शियस रीजनिंग। इसके अंदर कोई कॉन्शियस रीजनिंग नहीं होती, यानी सबकॉन्शियस रीजनिंग भी चल जाती है। A thing that one knows or considers likely from an instinctive feeling rather than conscious reasoning. इसके अंदर कोई कॉन्शियस रीजनिंग नहीं होती है। क्या होता है इसके अंदर, आप फीलिंग के ऊपर, हाँ, आपको फीलिंग आती है विदाउट कॉन्शियस रीजनिंग, ठीक है। यू डोंट हैव अ रीजन बिहाइंड दैट फीलिंग, बट ये इंट्यूशन होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेफरेंस फॉर डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग में आप अपना फीलिंग यूज कर रहे हैं या आप अपना थिंकिंग यूज कर रहे हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स, जैसे मैं ये बोल रही होती हूँ कि आपका दिल और दिमाग एक डिसीजन के ऊपर अलग बातें कर रहा है, तो मैं सबसे पहले उस डिसीजन के ऊपर पॉज हो जाती हूँ कि रुक जा भाई, जब तक मेरा दिल और दिमाग दोनों मुझे घंटी नहीं बजाएगा कि हाँ ये काम करना है सारा, आई एम नॉट गोइंग टू डू, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं दिल, अच्छा, वन मोर थिंग, दिस हैपेंस इन द प्रोफेशनल लाइफ, बट इन द पर्सनल लाइफ क्या होता है, I always listen to my heart because I know my heart is going to convince my brain. This is how it works. ठीक है। तो रीजन बीइंग कि आप हार्ट को फॉलो करते हैं, आप मिस्टेक भी करते हैं, बट यू डोंट रिग्रेट, आपने करके देखा, यू ट्राइड। वरना क्या होता है, जो लोग अपने ब्रेन को यूज करते हैं ना पर्सनल लाइफ के अंदर, वो बेचारे जिंदगी भर रिग्रेट करते रहते हैं, हाय काश मैंने ऐसा कर लिया होता। हमें रिग्रेट नहीं होता, हमने कहा हाँ हमने करके देखा, कोई बात नहीं, धोखा हो गया। ठीक है, दैट इज व्हाट व्हेन यू आर मेकिंग अ डिसीजन, ठीक है। इज इट क्लियर? फीलिंग और थिंकिंग का डिफरेंस क्लियर है सारे बच्चों को? फवाद तुम्हें तो समझ में आ ही रहा होगा ना लेक्चर। फवाद नथुलाल किधर हो बेटा? गुड। सो जाते हो मुझे लगता है तुम लोग बीच में। उजैर तुम्हें भी समझ में आ गया? इर्जा समझ आया बेटा? अनस, मोहम्मद नईम, जैद,
गुड, सब सो गए हो, ऑनलाइन लॉग इन करते हो, मुझे लगता है सो जाते हो बिल्कुल। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर आप पर्सपेक्टिव अगेन, थिंकिंग, गिविंग मीनिंग टू द ऑब्जेक्ट्स, या जजमेंटल होके काम कर रहे हैं कि भाई आप जज बन गए हैं, आपने अजम्पशन के ऊपर सारी चीजें अज्यूम करनी है और आप बस आपने ये डिसीजन ले लिया है। सो दिस इज अगेन द टू कैटेगरीज। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। ये मायर्स ब्रिग की एमबीटीआई इंडिकेटर्स हैं। ये 4 टाइप की कैटेगरीज हैं और ये इंडिकेटर्स हैं। या तो आप एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं, या आप इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, या तो आप सेंसिंग कर सकते हैं, या आप इंट्यूटिव हो सकते हैं, या आप फील कर सकते हैं, या आप थिंक कर सकते हैं, या आप परसीव कर सकते हैं, या आप जज कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? कोई 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 प्रॉब्लम, कोई सवाल किसी के जहन में आ रहा हो? हाउ वन कुड थिंक बाय हार्ट इफ इट फ्रॉम पंपिंग ब्लड ब्रेन्स इज ओनली फॉर थिंकिंग, आई गेस। अरे भाई साहब, आपका दिल भी तो आपको बहुत सारी चीजें बोलता है ना करने को। कैसे बोलता है वो? ब्लंट यानी पंपिंग ब्लड के अलावा भी आपका दिल के अंदर ख्वाहिशात कहाँ आती हैं? दिमाग में तो नहीं आती ना। नहीं साहब, डिजायर्स, लव, वेयर इट टेक्स प्लेस? दिमाग में। यू फॉल इन लव यूजिंग योर ब्रेन? ओह माय गॉड। नहीं बेटा, जल्दी से जवाब दो ताकि अगली स्लाइड पे जाएं। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। कौन दिल से मोहब्बत करता है? कौन दिल से फीलिंग करता है? हाय बुरा हो गया, दिल से फीलिंग तो कोई नहीं हो सकती ना। आई मीन दिल से ही फीलिंग हो सकती है, दिमाग से फीलिंग कौन करता है? ये बताओ, उल्टा बोल रही हूँ मैं भी। तुम लोगों ने बिल्कुल उल्टा कर दिया मुझे। देखो, वी ऑलवेज फील यूजिंग आवर हार्ट, वी कैन नेवर फील यूजिंग आवर ब्रेन। गेट दैट वेरी क्लियर? या नहीं? क्लियर नाउ? गुड। अच्छा जी, अब ये एमबीटीआई की टाइप्स इज नॉट द पार्ट ऑफ आर। चलो एक एक चीज को हम कर लेते हैं। इंट्रोवर्ट, इंट्यूटिव, फीलिंग, जजमेंटल, एक एक चीज पढ़ लेते हैं। चलो, फोर्सफुल, क्वाइटली फोर्सफुल, कॉन्शियसनेस, कंसर्न फॉर अदर्स। ये डिस्क्रिप्शन है। हमें दूसरों के लिए कंसर्न होता है क्योंकि हम फील कर रहे हैं भाई। फीलिंग कंसर्न शो करना होता है। दिमाग से कभी भी आप फील नहीं कर सकते, दिल से ही करते हैं। Such people succeed by perseverance, originality, and desire to do whatever is needed or wanted. They are often highly respected for their uncompromising principles. अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्रिंसिपल्स, वो जो रूल होता है वो लकीर के फकीर होते हैं। वो कोई नई चीज ट्राई नहीं कर होते, लेकिन उनके लिए उनको बहुत रिस्पेक्ट किया जा रहा है कि भाई एक दफा जबान से कह दिया है ना, तो ये बंदा जो है ना वो अपने वर्ड के ऊपर कायम रहेगा। डन है? ईएसटीपी, ईएसटीपी एक्सट्रोवर्ट सेंसिंग थिंकिंग। ये जो आपके INFJ आगे बताया हुआ है, कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। ठीक है, इंट्रोवर्ट भी है, इंट्यूटिव भी है, फीलिंग भी है, जजमेंटल भी है। ईएसटीपी एक्सट्रोवर्ट सेंसिंग थिंकिंग पर्सपेक्टिव। मैंने तुम लोगों को पहले बोला, एक्सट्रोवर्ट का मतलब है ब्लंट। और ब्लंट लोग यूजुअली इनसेंसिटिव होते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अगर मैंने ये बात कह दी तो किसी को बुरा लगेगा या किसी को अच्छा लगेगा। वी से इट बिकॉज वी वांट टू, वी हैड अ फीलिंग एंड वी वांट टू शेयर इट, खत्म। अब किसी को बुरा लग रहा है, दैट्स ओके, इट्स देयर प्रॉब्लम। ठीक है, सच पीपल आर मैटर ऑफ फैक्ट एंड डू नॉट रन बैक, वरी और हरी। ये लोग वापस नहीं हटते, जो बात कह देते, जो उन्होंने ठान ली होती है ना, ये करके रहते हैं। दे एंजॉय व्हाटएवर कम्स अलोंग विद देम एंड दे आर रेडी टू फेस ऑल द चैलेंजेस। हाँ, कुछ भी हो जाए कोई मसला नहीं है। दे वर्क बेस्ट with the real things that can be assembled or disassembled. कोई चीज बन भी जाती है, कोई चीज बिगड़ भी जाती है, but they try, they work their best. ठीक है, अब ISFP इंट्रोवर्ट सेंसिंग फीलिंग पर्सपेक्टिव। सेंसिटिव होते हैं, काइंड होते हैं, क्योंकि इंट्रोवर्ट भी हैं और फीलिंग भी रख रहे हैं। ये शाय होते हैं क्योंकि इंट्रोवर्ट हैं, ये शाय भी हैं और क्वाइटली फ्रेंडली, यानी ये दूसरे लोगों से दोस्ती ज्यादा गेट अलोंग नहीं कर रहे हैं, दिल दिल में है, लेकिन ये दूसरों के लिए बुरा नहीं चाह रहे, इसलिए क्वाइटली फ्रेंडली है। Such people strongly dislike run back disagreements and will avoid them. They're loyal followers and quite often are relaxed about getting things done. ENTG, TJ, ठीक है, warm, friendly, candid, decisive, also usually skilled in anything that requires reasoning and intelligent talk, but may sometimes overestimate what they are capable of. ठीक है, so these are some of the traits of the different personality. ये हमने आपको examples दी हैं MBTI की समझाने के लिए।
इससे पहले मैं काफी एग्जांपल दे चुकी थी, तो दैट दिस वाज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन बिकॉज ये एक स्लाइड पे थी तो आई जस्ट डिस्कस्ड इट फॉर द सेक ऑफ कवरिंग इट। ठीक है, अच्छा जी, बिग फाइव मॉडल के ऊपर हम बात करते हैं। नाउ दिस इज समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सट्रोवर्ट वर्ड से एक्स्ट्रोवर्जन वर्ड निकला है। ठीक है, ये लोग सोशल होते हैं, टॉकेटिव होते हैं और पॉजिटिव होते हैं। असर्टिव का मतलब है पॉजिटिव, दे हैव पॉजिटिव थिंकिंग टुवर्ड्स लाइफ। एग्रीएबलनेस का मतलब होता है दे आर कोऑपरेटिव, ये हर चीज से अग्री कर जाते हैं, एंड दे ट्रस्ट पीपल, दे आर गुड इन नेचर। ठीक है, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, दे आर वेरी वेरी केयरफुल इन टेकिंग देयर स्टेप्स एंड डिसीजंस, कॉन्शियसली ब्रेन यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं, और ये परसिस्टेंट होते हैं। परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूअस ग्रोथ की तरफ काम कर रहे होते हैं। एक दिन काम किया, दूसरे दिन काम नहीं किया, नो, दे ऑलवेज फॉलो द प्लान्स बिकॉज दे वेरी रिस्पॉन्सिबल। इमोशनली स्टेबल होना इज ये थोड़ा सा लोग जो है वो आई मीन आई शुड बी सेइंग कि एवरीबॉडी इज नॉट इमोशनली स्टेबल, एवरी वन ऑफ अस इज नॉट। इमोशनली स्टेबल का मतलब होता है कि यू कैन बैलेंस द बिटवीन योर हार्ट एंड योर ब्रेन। यूजुअली यहाँ पे लोग फेल कर जाते हैं। यू नीड टू डिसाइड कि कहाँ पर आपने अपना हार्ट यूज करना है, कहाँ पर अपने अपना ब्रेन यूज करना है। दैट इज व्हेन यू आर इमोशनली स्टेबल। ठीक है, ये लोग क्या होते हैं, काम होते हैं, इंथुजियास्टिक होते हैं, दे वांट टू डू समथिंग। ये सिक्योर भी हो सकते हैं। सिक्योर मतलब दे आर श्योर अबाउट थिंग्स, और ये टेंशन में भी रहते हैं, क्योंकि जब इनका दिल और दिमाग डिफरेंट बातें कर रहा है तो ये उस वक्त टेंशन में आ जाते हैं, नर्वस में आ जाते हैं और इनसिक्योर भी हो जाते हैं। यानी एट द सेम टाइम दे कैन बी सिक्योर अबाउट समथिंग एंड दे कैन बी इनसिक्योर अबाउट समथिंग। ठीक है, सिक्योर अबाउट समथिंग, फॉर एग्जाम्पल यस आई एम गेटिंग अ प्रमोशन, तो ये I have done my task, I'm secure about my end, but I am insecure about what the management is whether going to give me the promotion or not. I deserve it because I've achieved my task, that I'm secure about, but I'm insecure about what decision the management is going to take. ठीक है, openness to experience, अब यहाँ पर they are ready to face anything, ये imaginative होते हैं, ये सेंसिटिव भी होते हैं। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है they are ready to learn and face the challenges। ठीक है, बिग फाइव मॉडल है। इसके बाद हम बात करते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल के अंदर। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है बेसिकली, आई विल गिव यू एन एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड लोकस। लोकस का मतलब होता है सेंटर। ठीक है, लोकस का मतलब होता है बेसिकली सेंटर। और यहां पर कुछ लोग कहते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर जो कुछ भी हुआ वो उसमें हमारी गलती थी। ठीक है, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं जी सिचुएशन ऐसी थी इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, एक मिनट दे दो, आई डोंट नो। ओके, प्लीज राइट डाउन द मीनिंग ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल। पीपल बिलीव दैट दे आर अपोज टू एक्सटर्नल फोर्सेस बियॉन्ड देयर इन्फ्लुएंस, हैव कंट्रोल ओवर आउटकम। अब ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं ओवर द आउटकम, दैट इज द सेंटर। दे ट्राई टू कैप्चर द सेंटर। अब इंटरनल लोकस का मतलब है दे बिलीव अपने इंटरनल चीजों के ऊपर, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर उनको बिलीव है। दे से दैट हमारी डेस्टिनी, हमारा ग्रोथ हमारे अपने कंट्रोल में है। हमारी ग्रोथ, हमारी किस्मत, हमारी डेस्टिनी, डेस्टिनी इज किस्मत, इज इन आवर ओन कंट्रोल। वी मेक आवर ओन किस्मत, आवर ओन सेल्फ। ठीक है, दीज आर द इंटरनल लोकस पीपल। एक्सटर्नल लोकस पीपल, they believe that what happens to them is due to the luck or chance, the uncontrollable effects of outside forces। external locus का मतलब है कि no, they are not actually saying कि हमारी किस्मत हमारे हाथ में है, हम अपनी कोशिश कर सकते हैं, but external factor भी उसके ऊपर रोल प्ले करते हैं, that is luck and chance। अब मैं हर चीज को कंट्रोल थोड़ी कर सकता हूँ, वो मेरे लक में था। फॉर एग्जाम्पल हम पेपर दे रहे हैं, ऑनलाइन पेपर हो रहा है, ऑल ऑफ अ सडन जो है मेरा सिस्टम शट डाउन हो जाए, that was not in my control, that was the luck or chance, bad luck। ठीक है,
तो अब हम अपनी किस्मत का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रखते हैं, अब हम कहते हैं कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, हमारी किस्मत उस पर भी डिपेंड करती है, दैट इज लक। इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट हियर? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है बच्चों? गुड 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 गुड, ठीक है जी। ओके यार क्या है, जाओ। ओके अच्छा जी, अब मैचियोविलियनिज्म, मैचियोविलियनिज्म, मैच शॉर्ट फॉर्म, ये क्या है? ये बेसिकली एक डिग्री of an individual is pragmatic, maintain emotional distance and seek to gain and manipulate power and can justify meaning। ठीक है, मैं आपको इसकी एक थोड़ी सी आसान मीनिंग दे रही हूं। इफ यू हैव द पेपर पेंसिल विथ यू, प्लीज नोट इट डाउन। बेसिकली ये एक पर्सनालिटी ट्रेट है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, इट्स अ पर्सनालिटी ट्रेट वेयर यू एक्चुअली आर गुड मैन्युपुलेटर, you are a good manipulator। ठीक है, you are a good manipulator। इसका मतलब होता है you are cunning, इसका synonym है you are cunning, you are cunning, you are sly। ठीक है, you are artful, you are able to handle things because आप manipulator हो। is it clear? sly, 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 cunning, cunning, cunning। ठीक है, आप चीजों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हो बिकॉज यू आर कनिंग, यू आर स्मार्ट एनफ। ठीक है, आप गेन करने की कोशिश कर रहे हो थ्रू मैनिपुलेटिव पावर्स। इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? बच्चों बच्चों जी क्लियर है? ओके गुड। अच्छा बस एक आध स्लाइड हम और करते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत हो चुका है। इसको हम कर लेते हैं, सेल्फ एस्टीम की हम बात करते हैं। ठीक है, सेल्फ एस्टीम पर्सनालिटी इनसाइट्स के ऊपर हम बात करते हैं। एक ये वाली स्लाइड, एक आध स्लाइड हम और कर लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन है तो तुम लोग कर लो। इसके बाद जो है कल हमारी क्लास है। ठीक है, कल हमारी 9 से 11 क्लास है। आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा फ्रॉम द मैनेजमेंट और आप लॉग इन कर लीजिएगा अपने आईडी को। ठीक है, अच्छा वापस आ जाते हैं। अच्छा लिंक तो मुझे शेयर किया जाएगा, आपको नहीं, बट वी विल बी लॉगिंग इन। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल्फ एस्टीम। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स अगर किसी ने पढ़ी हो, ठीक है, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के अंदर एक वर्ड होता है सेल्फ एस्टीम। ठीक है, सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है कि पीपल वांट सम सॉर्ट ऑफ रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड। ठीक है, देयर आर टू फर्दर कैटेगरीज ऑफ सेल्फ एस्टीम, दैट इज people with high self esteem and people with low self esteem। people with high self esteem का मतलब है they are confident and they like themselves। ठीक है, they like themselves and they are confident about their capabilities। लो सेल्फ एस्टीम के लोग वो होते हैं जो जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, जो चैलेंजेस से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो अपनी वर्थ, अपने आप को समझते हैं कि दे आर यूजलेस। इट इज बिफोर द लास्ट पॉइंट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जी मोहम्मद, नहीं, बिल्कुल मैस्लो हायरार्की के अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लास्ट पॉइंट होता है, उससे पहले वाला सेल्फ एस्टीम होता है। ये मैंने ही पढ़ाया तुम्हें या तुम पहले पढ़ चुके हो खुद से? जल्दी से जवाब दो। मेरी क्लासों का पढ़ पढ़ के मुझे बता रहे हो, लेकिन आई एम रियली ग्लैड कि तुम बहुत अच्छे से लेक्चर फॉलो कर रहे हो। जी आपने, क्या बात है बच्चे, तुम्हारा पेपर इंशाल्लाह निकल जाएगा, बताना जरूर मुझे रिजल्ट। ठीक है, वापस आते हैं। अच्छा जी, अब देयर आर पीपल विद हाई सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है उनको अपनी एबिलिटी के ऊपर दे बिलीव इन देमसेल्फ। ठीक है, दे बिलीव इन देमसेल्फ एंड दे एक्सपेक्ट सक्सेस।
वो फेलियर का नहीं सोचते, वो कहते हैं हमें सक्सेस चाहिए, वी नीड टू हैव द सक्सेस, आई नीड टू डू दिस। दे टेक मोर रिस्क, वो रिस्क लेते हैं, वो अनकन्वेंशनल मतलब यूनिक न्यू अप्रोचेस ट्राई करते हैं, नई नई चीजें लेके आते हैं। they are more satisfied with their job than the low self esteem, and they are satisfied with their job level कि हाँ जी मेरे जॉब पे जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ सही हो रहा है, I like, they love their job, ठीक है, they love their job, ठीक है। they are the people who trust themselves, who have believe on their own self, on their own abilities, ठीक है, and they actually think about only being successful, ठीक है। they say that हमें जो है ना वो they only expect and they work only for the success, they are least bothered about the failure, failure नाम की कोई चीज जो है वो नहीं होती उनकी डिक्शनरी में, ठीक है। they are more satisfied, they have a very good satisfaction level towards their job, they are happy with their job, ठीक है। ये होते हैं हाई सेल्फ एस्टीम के लोग। अब आ जाओ लो सेल्फ एस्टीम के ऊपर। लो सेल्फ एस्टीम के लोग जो है ना वो एक तरीके से कह लो दे आर नॉट श्योर, they are not confident, they are skeptical about their basically capabilities, abilities, they are not sure about their own self, and ये external किसी और इंडिविजुअल से या एक्सटर्नल फैक्टर से बहुत आराम से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, ठीक है। इसकी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक बच्चा है जिसकी हाई सेल्फ एस्टीम है, उसके घर में मेहमान आएंगे ना और उसका अगले दिन पेपर होगा, वो कहेगा भाड़ में गए मेहमान, मुझे तो पढ़ना है। वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेगा और वो अपने गोल के ऊपर फोकस रहेगा, वो पढ़ता रहेगा। ये बच्चा जो है वो हाई सेल्फ एस्टीम का बच्चा है, क्योंकि उसको पता है उसका गोल क्या है, उसको अपनी एबिलिटी पे भरोसा है। वो कहता है मैंने पढ़ना है, मैंने अपना काम करना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, एंड वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड है, वो सेटिस्फाइड है पढ़ के, क्योंकि उसको पेपर के अंदर स्कोर करना है। जो लो सेल्फ एस्टीम का बच्चा होगा ना, अब वो श्योर नहीं है, वो परेशान हो जाएगा, हाय मेरे घर मेहमान आए हैं, 1 साल बाद आए हैं, अब मैं अगर अपने आप को कमरे में बंद करूंगा, मैं पढ़ना लगूंगा, तो ये लोग सोच सकते हैं कि आई डिड नॉट लाइक देम टू कम, है ना, अच्छा नहीं लगेगा। तो वो कहता है चलो मैं पहले कुछ पढ़ लेता हूँ, फिर कुछ टाइम उनको भी दे दूंगा। तो वो कुछ इन बिटवीन होके इन्फ्लुएंस हो जाता है। क्या एक्सटर्नल फैक्टर मेहमान थे, अब वो इन्फ्लुएंस हो गया, उसका टाइम उसने वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब वो पेपर के अंदर इतना कॉन्फिडेंटली परफॉर्म भी नहीं कर सकता, ठीक है। डिपेंड ऑन पॉजिटिव इवैल्यूएशन फ्रॉम अदर्स, क्योंकि दूसरों की नजर में ना उसको अच्छा साबित होना था अपने आप को, मेहमानों की नजर में। तो उसने क्या किया, उसने रिस्क नहीं लिया, उसने कहा मैं जो हूँ वो मेहमानों को भी टाइम दूंगा, एंड आर मोर पॉन टू कॉन्फर्म देन हाई सेल्फ एस्टीम। और ये क्या होता है, दे आर कंफ्यूज्ड एंड दे लैक विद देयर बेसिकली जॉब सेटिस्फैक्शन। उनको कंफर्म नहीं था कि उनकी जॉब क्या है, उनको टाइम मेहमानों को देना चाहिए या पढ़ाई को देना चाहिए। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हाई सेल्फ एस्टीम के लोग होते हैं ना, उनको कोई भी काम दो वो फौरन काम करना शुरू कर देते हैं, चैलेंजेस ले लेते हैं, रिस्क ले लेते हैं, हाँ देखा जाएगा कोई मसला नहीं है, फेल हो जाऊंगा तो सीख तो लूंगा ना, इस तरह से देखते हैं वो फेलियर को, कुछ सीखूंगा तो कोई मसला नहीं है। बट जो लो सेल्फ एस्टीम के लोग होते हैं वो आधा टाइम तो यही सोचते सोचते गुजार देते हैं कि हम फेलियर को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। इज देयर एनी क्वेश्चन, किसी को भी कोई सवाल है तो बेटा पूछ लो स्लाइड पे, फिर हम एक स्लाइड और कर लेते हैं एंड देन दैट विल बी द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर, ठीक है। मुझे बताओ किसी को कोई क्वेश्चन है मजीद इस स्लाइड के ऊपर? नहीं बेटा, तुम कराची के स्टूडेंट हो, तुम किसी और सेंटर के स्टूडेंट हो? I'm asking you just for my information. That does not actually makes any difference. Islamabad, all right, good. अच्छा जी, अब हम बात करते हैं एडिशनल पर्सनालिटी इनसाइट्स के ऊपर। सेल्फ मॉनिटरिंग, कुछ लोग होते हैं वो अपने आप को बहुत मॉनिटरिंग रखते हैं, ठीक है, वो अपने आप को एडजस्ट कर रहे होते हैं अकॉर्डिंगली। कहीं पे मॉनिटर करने का मतलब होता है कि कहीं पे कोई डिविएशन आ रही है, कोई चेंजेस आ रही है ना, कोई चीज आपके प्लानिंग के हिसाब मूव नहीं कर रहा, तो आप अपने आप को ऑल्टर करते हो, आप अपने आप को करेक्ट करते हो, ठीक है। तो एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू एडजस्ट हिज और हर बिहेवियर टू द एक्सटर्नल सिचुएशनल फैक्टर, यानी हर सिचुएशन के अंदर इवन इफ आई विल बी वेरी डेडली ऑनेस्ट हियर, if I'm a manager and there are 5 people working under me, तो मेरा उन 5 के लिए बिहेवियर डिफरेंट हो सकता है। मेरा बिहेवियर किस पे डिपेंड करेगा?
पहले तो मेरी पर्सनालिटी ट्रेट के ऊपर, दूसरा मेरे उस एम्प्लॉय के ऊपर, ठीक है। आई विल बी स्ट्रिक्ट विथ यू एंड आई विल बी वेरी लीनिएंट एंड फ्रेंडली विथ यू डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर विथ मी। तीसरा सिचुएशन के ऊपर, कि सिचुएशन क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी, बहुत सीरियस नौयत की थी तो आई विल बी टेकिंग एक्शन, अगर सीरियस नौयत की नहीं थी तो आई विल बी इग्नोरिंग इट। सिचुएशन फैक्टर, ठीक है। अब बात करते हैं हाई सेल्फ मॉनिटर्स। हाई सेल्फ मॉनिटर्स का मतलब होता है दीज आर द पीपल हु आर वेरी सेंसिटिव, ठीक है। वो अपने आप को सेंसिटिवली मॉनिटर कर रहे होते हैं डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। ये कहते हैं कि हमारे पर्सोना यानी हमारी पर्सनालिटी के अंदर या हमारे पब्लिक पर्सोना एंड प्राइवेट दे पर्सनली ये लोग कुछ और होते हैं और लोगों के सामने ये कुछ और होते हैं। ये इंप्रेशन मैनेजमेंट के चीते होते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि व्हाटएवर इज हैपनिंग इन माय पर्सनल लाइफ शुड नॉट एक्चुअली matter or have impacts on my professional life, and that is very good. I even if I talk about my own self, तो जब मेरी पर्सनल लाइफ जो है ना उसकी क्या मैं बोलूं, इट्स नॉट स्मूथ, ठीक है। जब पर्सनल लाइफ के अंदर जो है ना बहुत सारे व्हाट डू आई यूज अ वर्ड, झंड हुई हुई होती है ना, तो मेरी प्रोफेशनल लाइफ बड़ी स्मूथ जा रही होती है, ठीक है। तो मेरी पर्सनल लाइफ का इम्पैक्ट मेरी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर नहीं होता। आई कीप माई पर्सनल लाइफ डिफरेंट देन माई प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। ये नहीं है पर्सनल खुदा ना खास्ता ब्रेकअप हुआ या कुछ ऐसा कुछ हो जाए, या पर्सनल मेरी फैमिली के अंदर कोई बंदा बीमार है तो मैं अपनी जॉब वॉब छोड़ के बैठ जाऊं। आई कैन नॉट, आई डोंट, ठीक है। सो लोगों को यही करना चाहिए कि दे नीड टू मेंटेन बैलेंस। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि उनकी फैमिली के अंदर कोई किसी की डेथ हो जाती है, बच्चा बीमार हो जाता है, स्पाउस से प्रॉब्लम हो रही होती है, घर के अंदर कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आए हुए होते हैं, तो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स का इम्पैक्ट उनकी जॉब पे पड़ रहा होता है। बिकॉज एक तो पर्सनल लाइफ वैसे ही प्रॉब्लम में है, ठीक है। तो दे कैन नॉट अफोर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टू लूज देयर जॉब। सो प्लीज अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को हमें अलग रखना चाहिए, ठीक है। लो सेल्फ स्टीम मॉनिटर्स क्या होते हैं, वो अपने बिहेवियर को एडजस्ट नहीं कर सकते सिचुएशन, वो पैनिक हो जाते हैं, ठीक है। और उनका जो है ना वो पब्लिक एंड प्राइवेट कांस्टेंट बिहेवियर, कंसिस्टेंट बिहेवियर होता है। मतलब उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो उनके सारे ऑफिस में लोगों को पता होता है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। एंड देन दे मेक a joker out of themselves because everybody is actually bitching about them and gossiping about them, ठीक है। कोई और कंफ्यूजन, कोई सवाल यहाँ तक किसी बच्चे को है तो बेटा जी पूछ लो। We will be continuing from slide number 32 इंशाल्लाह tomorrow, ठीक है। अगर यहाँ तक कोई भी सवाल है किसी स्टूडेंट को तो जी बेटा पूछ लो। Let me have a look at it कि इसी से लिंक्ड है। ओके, अगर ये हम लास्ट स्लाइड कर लेते हैं, रिस्क टेकिंग भी कर लेते हैं ताकि ये कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ तक ये पूरा एक सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, रिस्क का मतलब क्या होता है, यू आर नॉट श्योर अबाउट द आउटकम। नाउ देयर आर पीपल हु आर हाई रिस्क टेकर, वो कहते हैं कि जी नो पेन नो गेन, एंड देयर आर पीपल हु डोंट एक्चुअली प्रेफर टेकिंग रिस्क। वो कहते हैं नहीं जी इसमें तो रिस्क है, काम सेफ गेम बताओ हमें, हमें रिस्क नहीं लेना। रिस्क का मतलब होता है कि आप श्योर नहीं होते आउटकम के बारे में, हिट एंड ट्राई वाला गेम नहीं करना, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। फॉर एग्जांपल किसी को डॉक्टर के पास लेके जाना है, वहां पे मैं रिस्क नहीं लूंगी, लेकिन कोई प्रोडक्ट बनाना है वहां पे मैं रिस्क ले लूंगी, नया प्रोडक्ट बना दूंगी, ठीक है। Organizational effectiveness is maximized when the risk-taking propensity of the manager is aligned with the specific demands of the job and assigned to the manager. अच्छा, अब हर मैनेजर भी ना एक हद तक रिस्क ले सकता है। अब अगर वो कोई नया प्रोडक्ट बनाने के लिए रिस्क ले रहा है जिससे ऑर्गेनाइजेशन को इन द लॉन्ग रन कोई फायदा हो सकता है, तो वो रिस्क तो वो ले सकता है, ठीक है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो ऐसा रिस्क लेने जा रहा है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो रहा है, तो वो रिस्क उसके लिए, रिस्क मैनेजमेंट इज अगेन अनदर फील्ड कि आपने इवैल्यूएट करने होते हैं, फैक्टर्स निकालने होते हैं कि भाई हम जो रिस्क लेने जा रहे हैं उससे हमें क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, तो वो उसको हमें आउटवे करना होता है। अगर हम बेनिफिट इज मोर देन द कॉस्ट तो वी विल लव टू इन्वेस्ट, क्योंकि हमें उससे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है ना। सो हम आज का लेक्चर यहां तक रखते हैं। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो प्लीज बेटा पूछ लो, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिए। मैम शुड वी बी इमोशनल कंसिस्टेंट और रूल, इमोशनल कंसिस्टेंट और रूल कंसिस्टेंट ये कहां पर है बेटा? नईम आपने जो सवाल किया हुआ है, वेयर इज इट ऑन द स्लाइड? देखो मैं, इट वेरीज मैम। रिस्क टेकिंग का पॉइंट नंबर 2 समझ नहीं आया, मैं अभी बताती हूँ आपको, ठीक है। पहले नईम
फवाद मैं भी तुम्हें जवाब दे रही हूँ। नईम बेटा क्या पूछा था तुमने? देखो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, ये डिपेंड करता है सिचुएशन में। रूल्स आर देयर नॉट टू बी ब्रोकन। रूल्स के अंदर हर जगह रूल को तोड़ना नहीं होता है। हमने उस रूल का अगर रूल बनाया तो उसका कोई ना कोई नेक होल, लूप होल भी बनाया होगा कि इस रूल को ना तोड़ते हुए कैसे कोई काम किया जा सकता है। तो इमोशनल कंसिस्टेंट होना इतना जरूरी नहीं है। रूल्स के ऊपर आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए रूल नहीं तोड़ना है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इमोशनल डिसोनेंस जो है वो कहीं पे फ्लक्चुएट हो सकता है, फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं, इंसान है आप, कोई मशीन तो है नहीं, बट रूल्स को ना तोड़ो वरना ब्लैकलिस्ट में आ जाओगे, ठीक है। यू नीड टू कीप योरसेल्फ सेफ। अब जहां तक तुम्हारी बात आ रही है फवाद, फवाद क्या कह रहा है कि पॉइंट नंबर 2 रिस्क टेकिंग का बता दें। अच्छा जी अभी बता देते हैं पॉइंट नंबर 2 आपको। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है भाई? ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस इज मैक्सिमाइज्ड व्हेन द रिस्क टेकिंग प्रोपोर्शनिटी ऑफ अ मैनेजर, यानी एक मैनेजर प्रोपोर्शन के अंदर, ठीक है। अच्छा मतलब अब एक वर्ड है यहाँ पर, दैट इज, इसके मैं तुम्हें लिटरल मीनिंग दे रही हूं। वर्ड क्या है? वर्ड को स्पेल करते हैं प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है इंक्लिनेशन, टेंडेंसी, ठीक है। एक मैनेजर के अंदर टेंडेंसी है कि वो उतना रिस्क ले सकता है जितना कि उस जॉब के ऊपर रहते हुए वो लेना अफोर्ड कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ द जॉब। फॉर एग्जाम्पल जो कैशियर होता है वो क्या कर रहा होता है? वो कैश मैनेजर है, ऑपरेशन मैनेजर है, तो वो कैश, उसकी जॉब की जिम्मेदारी है कैश मेंटेन करना, तो रिस्क वो ज्यादा ले सकता है क्योंकि उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट है वो। वेयर एज कस्टमर सर्विस ऑफिसर, कस्टमर सर्विस मैनेजर, उसको कैश हैंडलिंग का कोई रिस्क नहीं लेना, उसने सिर्फ और सिर्फ अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई रखना है। तो डिपेंड करता है हर जॉब के ऊपर, रिस्क टेकिंग टेंडेंसी जो है वो वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल एक सर्जन है, वो सर्जरी करने जा रहा है, द सर्जरी कुड बी सक्सेस और फेलियर, वहां पर सर्जरी करना मस्ट है तो वो ज्यादा बड़ा रिस्क लेगा, उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट है ज्यादा बड़ा रिस्क लेना, लेकिन एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड टू बी अ गुड सर्जन। आई हैव सीन पीपल जो मेडिकल पढ़ते हैं और वो सर्जरी कर रहे होते हैं, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि दे लीव सर्जरीज, राइट? इज इट क्लियर टू यू फवाद? फवाद, हर जॉब के ऊपर डिफरेंट टाइप की रिस्क लेने होते हैं, यस, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। फिर इंशाल्लाह तुम लोगों से कल मुलाकात होती है, मैं ग्रुप पे भी मैसेज कर दूंगी, कल भी हमारी 9 to 11 क्लास है। सो सी यू ऑन टुमारो, टाटा बाय बाय, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।